चलिए गाइस, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 1 ऑफ अवर प्यारा प्यारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमारा जो अभी पोर्शन स्टार्ट हो रहा है दैट इज बिजनेस लॉ। एम आई क्लियर? क्या स्टार्ट हो रहा है? बिजनेस लॉ। अच्छा भाई, जिन बच्चों को बोला था 2 लेक्चर्स कवर करने के लिए मेरे बेसिक वाले, वो करे अपना निखार जी करे, निकुंज जी और ईशा जी कर लिए कवर आप बच्चों ने? ठीक है बेटा, चलिए तनेश जी वापस आएंगे बेटा। अच्छा भाई, तो जिन बच्चों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले पढ़ा हुआ है, सर क्या पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा अगर मेरे को एक ब्रीफ ओवरव्यू आप बच्चे दें आपके हिसाब से, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट, जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है। एंड व्हाट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ? ओके, चलिए यहाँ पे कोई ट्राई करना चाहे, तनिष्क ट्राई करेगा? इज ही ट्राइंग? टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो दो पार्टीज के एग्रीमेंट में बना होता है। दो पार्टीज के बीच में और एग्रीमेंट। वो होता है एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। एनफोर्स एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है और कि प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस हाँ बस? ऐसे एक्सेप्टेंस प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बस इज सर, एग्रीमेंट। फॉर्मिंग एंड कंसिडरेशन। फॉर्मिंग है कंसिडरेशन। ठीक है, आइए गाइस, चलिए तो लेट्स स्टार्ट। आपका सर, आपको याद होगा जब मैंने बेसिक आप लोगों का शुरू किया था, तो मैंने वहां पर क्या किया था कि आप लोगों को बात करी हुई है पॉक्सो की, करी हुई थी पॉक्सो की। पॉक्सो का पर्पस क्या था सर? कि माइनर को प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अब्यूज। ठीक है सर, मोटर व्हीकल एक्ट का पर्पस क्या है सर? टू मैनेज द ट्रैफिक। ठीक है सर, ये उसका पर्पस है। सिमिलरली सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पर्पस है सर, लैटिन लैंग्वेज में यह है पैक्टा सन सर्वेंटा। ठीक है सर, इट मींस promises must be kept, promises must be kept। am I clear? समझ आई मेरी बात? promises must be kept सर, इसका मतलब क्या है promises must be kept? जो वादा किया वो निभाना पड़े। am I clear? जो वादा किया वो निभाना पड़े। ठीक है सर, मतलब कहना क्या चाहते हैं? आइए सर जरा एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं सर। पहले बातें करेंगे सर बिफोर 1872 की, क्योंकि सर आपका जो ये अब एक्ट क्या होता है, एक्ट कैसे बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या कितनी लिस्ट है, आई होप वो सब बच्चे पढ़कर आए हो। मैं वो चीजें रिपीट नहीं करूंगा, और मेरे साथ जो पहले स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन्होंने वो बेसिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री करते? इज दैट क्लियर और नॉट? अंश जी आज मैच नहीं बेटा, छोड़ मैच, इंडिया में हो रहा है, क्या फायदा यार, अगर यही इंग्लैंड में जाके ये खेलते फिर मजा भी आता। देख, तो सर सपोज करें, क्योंकि देखो बेटा आज एक कंपैरिजन का दिन है। ठीक है, आप बच्चे जो है एक अच्छी सिचुएशन में हो, खासकर इंटर वाले, कि सर हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या हमने फाउंडेशन में पढ़ा और क्या आप पढ़ा रहे हो सर। तो सर सपोज करें, एक एग्जांपल है सर, अश्विन सर ने ना 1872 से पहले की बातें बता रहा हूँ सर, 2 रुपए लिए, कितने लिए? 2 रुपए लिए 50 स्टूडेंट से, कि वो क्या पढ़ाएंगे सर? लॉ पढ़ाएंगे। और सर अश्विन सर ने प्रॉमिस किया, प्रॉमिसिंग दी स्टूडेंट्स टू टीच फॉर 1 मंथ। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर? ठीक है बेटा। सर जैसे ही अश्विन सर को पैसा मिला, अश्विन सर जो है वो दुड़की हो गए। दुड़की मतलब एब्सकॉन्ड हो गए, वो भाग गए। ठीक है, तो अश्विन सर ने यहाँ पे क्या कमिट किया सर? धोखा, फ्रॉड, अनइंटेंशनल प्रॉमिस। सर अब ये क्या वर्ड है, अनइंटेंशनल प्रॉमिस? ये क्या है सर? अनइंटेंशनल प्रॉमिस। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? सर व्हाट इज दिस अनइंटेंशनल प्रॉमिस? आइए सर,
Ashwin sir made promise with the students to complete the syllabus. एक बार देख लें कि क्या लिखा हुआ है, टू कंप्लीट द सिलेबस, विद नहीं है बेटा ये, दिस इज टू कंप्लीट द सिलेबस। पता है मेरी जो ये एडिटर है क्या कई बार कुछ खा के बैठी होती है। आइए, तो टू कंप्लीट द सिलेबस, चलिए, टू कंप्लीट द syllabus, but his intentions was to abscond after fetching money from students. सर अनइंटेंशनल प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ सर, कि स्टार्टिंग से ही मेरे इंटेंशंस क्या थे, धोखा देने। एक बार ही पैसा मिलेगा तो मैं क्या हो जाऊंगा सर, दुड़की हो जाऊंगा। Am I clear? This is called unintentional promise. प्रॉमिस तो किया बट स्टार्टिंग से मेरे इंटेंशन क्या थे सर, धोखा देना। Am I clear? और सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेक श्योर करता है सर कि आपके प्रोमिसेस जो है सर वो अनइंटेंशनल ना हो। लेकिन सर 1872 से पहले की सिचुएशन क्या थी सर, पहले की सिचुएशन क्या थी सर, बिफोर 1872 these students have no legal right to recover money from अश्विन सर। सर अश्विन सर को पकड़ सकते थे, अश्विन सर को धो सकते थे, अश्विन सर को मार पीट सकते थे, बट लीगली सर they have no legal right to recover money from अश्विन सर। देयर वाज, हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, देयर वाज नो लॉ बिफोर 1872 टू रेगुलेट सच फ्रॉड और अनइंटेंशनल प्रॉमिस। एम आई क्लियर? बात समझ आई बेटा कि नहीं आई समझ? ठीक है सर, अब ये बात स्टूडेंट्स पे डालते हैं। आ जाओ एक और एग्जांपल। एक एक चीज इतनी इन डेप्थ में पढ़ाऊंगा आपको, सारी चीजें आपको समझ आए। सर स्टूडेंट्स को कोचिंग चाहिए थी सर CA CMA की। उन्होंने सर प्रॉमिस किया अश्विन सर को दैट दे विल पे आफ्टर फिनिशिंग ऑफ देयर एग्जाम। ठीक है, अश्विन सर एग्री एंड गेव एजुकेशन सर्विसेज, बट अब की बारी स्टूडेंट्स दुड़की हो गए। खाली मेरे पर क्यों बात आए भाई, बट स्टूडेंट्स एब्सकॉन्ड आफ्टर फिनिशिंग ऑफ सिलेबस, हियर स्टूडेंट्स कमिट फ्रॉड या फिर अनइंटेंशनल प्रॉमिस। शुरू से ही उनका इंटेंशन क्या था सर, कि जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा हम सर दुड़की हो जाए। एम आई क्लियर? बात समझे कि नहीं समझे? सर एक और यहाँ पर एग्जांपल लाया मैंने बिफोर 1872, क्या सिचुएशन थी। क्यों बार बार एग्जांपल ला रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में हैमरिंग कर रहा हूं कि बिफोर 72 क्या सिचुएशन और क्या कंडीशन। ठीक है, आइए बेटा, तो बिफोर 1872 सर अश्विन सर ने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी वो खरीदना चाहते हैं सर, 150 रुपए। खरीदना नहीं चाहते, उनकी अपनी प्रॉपर्टी। एम आई क्लियर? जिसकी वैल्यू कितनी है सर, 150 रुपए। अश्विन सर की अपनी प्रॉपर्टी, अश्विन सर इज द ओनर। एम आई क्लियर? सर एक मिस्टर बी है, इन्होंने टोकन मनी दे दी 10 रुपए। ठीक है, जिसको हम पंजाबी में या देसी लैंग्वेज यहाँ पे क्या बोलते हैं, बयाना, बयान। मिस्टर बी promises to pay balance amount after taking possession from अश्विन सर। सर पोजेशन लेने के बाद उसने बोला कि अश्विन सर आप मेरे को पोजेशन दे दो, मैं क्या करता हूँ आपको बैलेंस अमाउंट देता हूँ। मैं आपको इसका एक रियल एग्जांपल बताता हूँ बेटा, रियल एग्जांपल कैसे सिचुएशन होती है सर। आपको सर पूरा ये प्रोसेस समझना, हो सकता है आपको कल को भी प्रॉपर्टी, हो सकता है क्या आप लोगों के पास पैसा हो, आप लोग प्रॉपर्टीज परचेज करोगे। ठीक है सर, कैसे सिचुएशन अराइज होती है सुनिएगा। सर आप गए, आपने प्रॉपर्टी देखी, आपको पसंद आ गई, आपको प्रॉपर्टी पसंद आ, ठीक है सर, फिर आप क्या करोगे, बनवाओगे एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है सर, सेल एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट टू सेल। उसमें आप क्या करोगे सर, अपने टोकन अमाउंट की बातें करोगे। एम आई क्लियर? कि मैंने फलाने फलाने बंदे को टोकन अमाउंट दिया है और इस डेट तक, 3 महीने के बाद इस बंदे ने मेरे को बोला है कि हम क्या कर लेंगे, इस सेल डीड को, इस सेल की डील को सॉरी क्लोज कर, और अगर 3 महीने के अंदर अंदर ये इंसान फेल हो जाता है मेरे को प्रॉपर्टी सेल करने में, तो सर मैं इसका ये पैसा जो है, मैं जो इसका पैसा जो है वो क्या हो जाएगा सर, फोरफीट हो जाएगा। सर मतलब ये बातें, फोरफीट किसके पास हो जाएगा सर, सेलर के पास हो जाएगा फोरफीट पैसा।
एम आई क्लियर? बात समझे कि नहीं समझे? दोबारा से मैं समझा रहा हूँ। सर एक इंसान है, सेलर है, वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, ठीक है। उसने सेलर को बोला कि भाई ये ले, हम टोकन अमाउंट में तेरे से रिसीव कर रहा हूँ, मैं ये बात साइन करके देता हूँ, लेकिन मैं इसमें ये भी क्लॉज डलवाता हूँ कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर तूने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया तो जो पैसा तूने मुझे टोकन अमाउंट के फॉर्म में दिया है वो पैसा मेरे पास क्या हो जाएगा, फोरफीट हो जाएगा। कहानी समझ आई यहां तक? ठीक है भाई। अब मैंने टोकन अमाउंट लिया इससे। अब सर बायर क्या करेगा सर, मेरे से मतलब ये टोकन अमाउंट देने से पहले की, ये भी पहले की कहानी है, टोकन अमाउंट तो बाद में आ गया। सर आप क्या बोलोगे, आप बंदे को बोलोगे कि सर आप प्लीज क्या करें, अपनी प्रॉपर्टी के कागज दें, आप अपनी प्रॉपर्टी के कागज दें। सर क्या ओरिजिनल प्रॉपर्टी के कागज दे दो, ओरिजिनल कागज दे दोगे? नहीं सर। आप क्या करोगे सर, फोटो स्टेट करवाओगे और उसके ऊपर बड़ा सा क्रॉस मारो। पूरी कहानी सुनिएगा, बड़ा सा क्या करोगे सर, क्रॉस मारो, ठीक है। या उसके ऊपर लिख दोगे, क्रॉस मारने के बाद उसके ऊपर लिख दोगे पर्पस, कि इस पर्पस के लिए इस बंदे ने मेरे ये कागज यूज कर। सर आप क्या करोगे, वो कागज लेकर आप जाओगे रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी। किसके पास जाओगे, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी। आप रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी में एक पर्टिकुलर फीस पे करके सर आप वहां से, क्या होता है सर, जो मेरी प्रॉपर्टी है ना सर, उसके दो कागज है, एक कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी के पास पड़ी हुई है सर। सर रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी के पास क्यों पड़ी, बिकॉज इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। वहां पर कोई भी जाके मेरी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कागज क्या कर सकता है, निकलवा सकता है, चेक करने के लिए कि क्या सर अश्विन गोंदी रियल ओनर है या उसके पास फेक कागज तो नहीं पड़े हुए। अगर फेक कागज होंगे तो रजिस्ट्रार के पास वो कॉपी पड़ी हुई नहीं होगी, या पड़ी होगी तो किसी और के नाम पे। एंड मोर ओवर सर उसमें पूरी हिस्ट्री भी बताते हैं प्रॉपर्टी की, कि पहला ओनर ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये। इज दैट क्लियर? समझ आई कहानी? फिर सर जब मेरी पूरी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ सर ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड नहीं है, यही इंसान प्रॉपर्टी का रियल ओनर है, उसके बाद मैं टोकन अमाउंट दूं। समझ आई मेरी बात? ठीक है। सर अब आ गए वो निर्णायक घड़ी 3 महीने के बाद, सुन लो क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकल अवेयरनेस दे रहा हूँ। 3 महीने के बाद जब सर आप वहां जाओगे, आप लोग कहाँ जाओगे, सेलर और बायर रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। रजिस्ट्रार के पास सर आपकी सेल डीड बनेगी और उस सेल डीड पे आप साइन करोगे दैट यस आई हैव रिसीव्ड दिस मच ऑफ अमाउंट। आप रजिस्ट्रार के सामने ही पैसे की अदला बदली होगी और सब प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर। सर अब ये लीगल डॉक्यूमेंट क्या होता है, कहानी सुन। सर ये मैंने पेज फाड़ा, ये मैंने पेज फाड़ा और मैंने बोला यस यस दिस इज आई एम सेलिंग माय प्रॉपर्टी। सर कल को कुछ भी हुआ ना कोर्ट में, ये डॉक्यूमेंट एडमिसिबल ही नहीं, कोर्ट एंटरटेन ही नहीं करेगा उस डॉक्यूमेंट को। सर तो कोर्ट कौन से डॉक्यूमेंट को एंटरटेन करता है, स्टैम्प पेपर, जिसके ऊपर वो 50 रुपए का स्टैम्प पेपर, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, 1000 रुपए का स्टैम्प, वो आपका पेपर जो है कोर्ट में एडमिसिबल है, यानी कि आपकी सेल डीड बनाई जाएगी स्टैम्प पेपर के ऊपर। एम आई क्लियर? उसको हम एफिडेविट भी। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई सब बच्चों को? इज दैट क्लियर? सर इस तरीके प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है सर, शिफ्ट होती है। लेकिन कई बारी, जो मैं आपको बता रहा था, मैं रियल एग्जांपल दे रहा था आपको। सर मेरे जीजू ने प्रॉपर्टी खरीदी, अपना ऑफिस खरीदा, आज से काफी साल पहले, 10-12 साल पुरानी बात होगी। तो सर जो उस प्रॉपर्टी के ओनर थे ना, टोकन मनी देने के बाद, टोकन मनी देने के बाद सर अब अगले दिन, 3 महीने का पीरियड था, अगले दिन सर क्या होनी है सर, वो बनना है, रजिस्ट्रार के पास जाके सेल डीड बननी है, सारी कागजी कार्रवाई होनी है। उसने एक दिन पहले ही मेरे जीजू को जो है दुकान की क्या दे दी, ऑफिस की क्या दे दी, चाबी दे दी कि साहिल जी आप जाइए और वहां पर आप क्या करा लीजिए, सारी चीजों को क्लीन अप करवा लीजिए। एक दिन पहले मेरे जीजू ने मांगी, उन्होंने दे दी, क्योंकि सामने वाले को एक ट्रस्ट फैक्टर हो गया था, हाँ यार मैंने लोग देख लिए हुए अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग। समझ आई मेरी बात? तो सर मैंने भी इस शराफत में, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, मैंने भी इस शराफत में मिस्टर बी पे भरोसा करके क्या दे दिया सर उनको, पोजेशन दे दिया। मिस्टर बी ने क्या बोला, प्रॉमिस टू पे बैलेंस अमाउंट आफ्टर टेकिंग पोजेशन फ्रॉम अश्विन सर। सर लेकिन उसके बाद मिस्टर बी मुकर गए, मिस्टर बी कमिटेड फ्रॉड विद अश्विन सर एंड टुक पोजेशन, एंड टुक पोजेशन and took possession of property without without paying the balance, without paying the balance amount। समझ आया बच्चे कि नहीं आया? यानी कि सर
ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड समझा रहा हूं अभी तक। एक वर्ड को समझाने के लिए मैंने इतने सारे आप लोगों को एग्जांपल्स दिए कि व्हाट डू यू मीन बाय अनइंटेंशनल प्रॉमिस। जब इंसान की स्टार्टिंग से ही सोच ही यही है सर कि मैंने तो धोखा देना है, मैंने अपना प्रॉमिस नहीं निभाना, तो सर ऐसे धोखे को, ऐसे प्रॉमिस को हम क्या बोलते हैं सर? अनइंटेंशनल प्रॉमिस। लेकिन सर हवा बदली, रुख बदला। आफ्टर 1872 एग्रीव्ड पार्टीज, वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे अश्विन सर हो, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 दे कैन अप्रोच फॉर कॉम्पनसेशन या फिर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। सर अब ये दो वर्ड्स के ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहता हूं सर, या तो कॉम्पनसेशन या तो परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। एम आई क्लियर? सर कॉम्पनसेशन, अप्रोच की स्पेलिंग गलत कर दी है इसने। सर कॉम्पनसेशन आप कम मांगोगे और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस आप कम मांगोगे। उसके लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आप बच्चों को। आंसर वो एग्जांपल क्या है कि सर मैंने आप बच्चों से पैसा लिया, मैंने आप बच्चों से पैसा लिया और सर पैसा लेकर मैं भाग गया। अभी पेपर को कितना टाइम है? 10 महीने। सर 1 महीने के बाद मेरे को सर पुलिस ने पकड़ा, लक्षद्वीप की पुलिस ने। वहां पर मैं सैंड बीच पे आराम से मजे कर रहा हूँ, ठीक है? वहां पे सैंड बीच पे आई वॉज एंजॉइंग, ठीक है? तो पुलिस ने बोला सर आपको गिरफ्तार कर किया जाता है, आप बच्चों का पैसा लेकर भागे, आपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। सर मैं कितनी देर के बाद मिला? मैं जितनी भी देर के बाद मिला, अभी आपके पेपर में टाइम था 7 महीने, आपके पेपर में टाइम था अभी 7 मंथ्स। कोर्ट ने मेरे को पकड़ा और कोर्ट ने मेरे पे फाइन लगाया और कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई अश्विन गोंदी, तू अपना प्रॉमिस क्या कर, परफॉर्म कर। अभी भी टाइम है कि नहीं है टाइम? इज दैट क्लियर? सर लेकिन दूसरी तरफ कॉम्पनसेशन, सर मैं मिला ही नहीं, आप लोगों को नुकसान हो गया, आप लोगों का अटेम्प्ट भी निकल गया, उसके बाद मैं जैन में पकड़ा गया। जब बेटा मैं जैन में पकड़ा गया तो सर अब मैं बोलता हूँ कि चलो बच्चे मेरे को माफ करो, मैं पढ़ा भी देता हूँ आप लोगों को, तो आप बोलोगे सर पागल हो गए हो, हमारा पैसा वापस करो। और मोर ओवर आपके भागने की वजह से हमें जो नुकसान हुआ, हमारा जो अटेम्प्ट किया, उसका भी पैसा आप हमें कॉम्पनसेशन की फॉर्म में वापस करो। समझ आई कहानी? दो वर्ड्स के ऊपर बेटा मैंने पहले अनइंटेंशनल प्रॉमिस को मैंने समझाया, ठीक है? सर दोबारा से सारा रिपीट करते हैं सर। 1872 का पर्पस क्या था सर? कि अपने जो वादा किया वो निभाना पड़े, ठीक है? सर फिर हमने पढ़ा फ्रॉड, धोखा, अनइंटेंशनल प्रॉमिस। अनइंटेंशनल प्रॉमिस हमने समझ लिया सर कि पहले से ही इंसान की सोच थी कि मैंने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर। फिर सर हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर देखा सर कि 1872 के बाद क्या सिचुएशन आई सर, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पावर देता है कि आप कोर्ट में जाकर अपना केस जो है फाइट कर सकते हैं फॉर कॉम्पनसेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। एम आई क्लियर? समझ आई बात कि नहीं आई? सर मुझे लगता है अगर आपके क्रिमिनल लॉ की बात ना करें बेटा, सिविल लॉ की बात करें, तो बेटा अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ऑफ दिस एक्ट, आपके सबसे ज्यादा जो है केसेस फाइल करे जाते हैं सर, कहां पर सर? आपके कोर्ट। मेरे साथ एग्री कर रहे हैं आप बच्चे कि नहीं एग्री कर रहे? ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर ये सेकंड मैंने मार्क किया हुआ है। आप देखो फर्स्ट के कितने पार्ट्स थे? फर्स्ट के बेटा आपके पार्ट्स थे 7। एम आई क्लियर? सर लैंग्वेज कहाँ है? लैंग्वेज पढ़ाओ ना सर, जो पेपर में लिखनी है बेटा, सब कवर होगा, सब कवर होगा। कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स, आपके लैंग्वेज, सब इन्हीं नोट्स के अंदर है बच्चे। एम आई क्लियर? आप बस बच्चे एक काम कर लेना, जहां जहां लैंग्वेज मिल रही है ना, जब आप हार्ड कॉपी निकाल लोगे तो एक बार उसके ऊपर लिख लीजिएगा लैंग्वेज। मैंने वो लिखी नहीं, ताकि आप लोगों को पेपर के टाइम पे इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना हो बच्चे। एम आई क्लियर? बात समझे? ठीक है चलिए। तो बेटा यहां पर देखेंगे ब्रिटेनर्स, शाबाश, ब्रिटिशर्स, ठीक है? ये मेरी गलती है वैसे, मैं थोड़ा सा एस जो है वो मेरा लंगड़ा होता है। आइए ब्रिटिशर्स, बट एच तो ठीक है यार। ये मैंने अपना एडिटर चेंज किया है अब, पहले वो स्त्रीलिंग हो गए हैं अब, तो ये थोड़े से मोहतरमा को समझाना पड़ता है बड़े प्यार प्यार से। आइए, तो बच्चे यहाँ बहुत पेशेंस से, प्यार प्यार से मतलब पेशेंस से समझाना पड़ता है। तुम लोग कुछ अपने घोड़े चलाओ
और मेरा घर बर्बाद हो जाए। मैं इस मामले में अपनी बीवी से बहुत डरता हूँ, ठीक है। she can compromise on anything but not on this, तो मैं बहुत डरता हूँ अपनी बीवी से इस मामले में, ठीक है। आइए गाइस, तो ब्रिटिशर्स मेड दिस लॉ, ठीक है। सर बड़े ध्यान से, मैंने ऊपर वर्ड क्यों लिखा है सर, एडॉप्शन। क्रिश को बड़ा मजा आता है ऐसी बातों में। आइए, आई हैव रिटन द वर्ड एडॉप्शन बेटा, ठीक है। सर ब्रिटिशर्स मेड दिस लॉ, ब्रिटिशर्स मेड दिस लॉ, एम आई क्लियर, ठीक है। तो अच्छा, ये क्रॉस भाई साहब, हाँ जी। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया gives power to the parliament and state legislature to make law। सब बच्चे एग्री करते हैं, पार्लियामेंट क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, मैंने बेसिक लेक्चर्स में समझाया हुआ है, पढ़ लिया था निखार वो सारा, ठीक है। अब सर शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड, सर बताया था अगर किसी भी एक्ट में आपको कोई लिस्ट डालनी है तो वो लिस्ट आप कहां डालोगे, शेड्यूल में डालो। और यहां पर वो लिस्ट कहां डली हुई है, शेड्यूल 7, ठीक है। शेड्यूल 7 में क्या है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 का नाम है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 का नाम है स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। सर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में कॉन्ट्रैक्ट के मैटर्स नहीं आते सर, लिस्ट 3 में आते हैं सर। अंडर कंकरेंट लिस्ट एंट्री नहीं है सर, इट्स एंट्री। एंट्री 7 डील्स विद मैटर्स, ध्यान से, सच एज कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एंड सेल ऑफ गुड्स। Instead of making own law, Parliament and state legislature (TURE) adopted laws made by British India। सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कब आया, 1947 में सर। तो सर यहां पर आपको पावर दी गई थी सर, कहां पर पावर दी गई थी सर, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड और पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको पावर कहां दी गई थी, लिस्ट 3 में। सर इन्होंने बोला यार क्या अब काम करें, छोड़ो ना, हमारे पास तो ऑलरेडी लॉज बने हुए हैं। तो इन्होंने क्या कर लिया सर, उसको नया लॉ बनाने की बजाय इन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को क्या कर लिया बेटा, एडॉप्ट एज इट इज। तो इसलिए बेटा इन्होंने ना देखो नंबरिंग भी नहीं चेंज करी है। 1872 ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, ठीक है बच्चे, ये 1872 है, फिर ये 1932 है बेटा, 1932 एंड देन 1930। मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप? इज दैट क्लियर? 1 मिनट का समय देंगे, मैं गलतियां ठीक कर लूं, गलतियां मार्क कर लूं बेटा। एक तो ब्रिटिशर्स वाली गलती मैंने मार्क कर ली है। नेक्स्ट कौन सी है बेटा आपकी गलती, एंट्री वाली। तो दिस इज एंट्री, मैं मार्क कर लूं ताकि अगली बारी बच्चों को सही नोट्स मिले। नेक्स्ट है आपका लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। उसके बाद ये क्यों नहीं मिल रहा मेरे को, एडॉप्टेड लॉज बेटा, एडॉप्टेड लॉज, अच्छा ठीक है चलो। आइए बेटा देखिए जरा यहाँ, नेक्स्ट है सर आपका स्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1870। एम आई क्लियर? सर क्या था पहले, सर जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर ये क्या होते वो बाद में हम देखेंगे, सेक्शन 1 टू सेक्शन 75। फिर सर सेल ऑफ गुड्स, सेक्शन 76 टू सेक्शन 123। मतलब ये सारी चीजें किसमें आ रही हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। फिर स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 123 टू 238, और फिर पार्टनरशिप 239 टू 26। बेटा ये सब चीजें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थी, लेकिन सर सेल ऑफ गुड्स को यहां से हटा के कहां पे डाल दिया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और सर पार्टनरशिप को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा के सेपरेट एक्ट बना दिया गया, पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि अब जो आपका सिलेबस है बेटा वो है जर्नल प्रिंसिपल्स एंड सर स्पेशल एक्ट, स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो मैंने यहाँ पे वर्ड क्या लिखे हुए, इंटैक्ट, ये आज तक ऐसे के ही ऐसे हैं, जबकि यहाँ पे रिपेल लिखा हुआ है, रिपील लिखा हुआ है कि ये यहाँ से क्या हो चुके हैं बेटा, हट चुके। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? तो ये थी कुछ बेसिक चीजें बेटा आपकी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। अब बच्चे आपके सामने मैं क्या करने जा रहा हूं, ये एक्ट को शुरू करने जा रहा, इस एक्ट का पहला सेक्शन। एम आई क्लियर?
समझ आई मेरी बात कि नहीं आई बात समझ? ठीक है, मुझे एक बात बताइए, बेसिक में क्या आप लोगों को, अच्छा जरा मुझे बताइएगा, जब कंपनी लॉ वाला हम पोर्शन पढ़ रहे थे तो जो सेक्शन 1 थी वो मैंने लेक्चर 3 में शुरू कराई थी आप लोगों को। आप लोगों को जिन बच्चों ने अभी मेरा ये बेसिक वाला देखा है पहले 2 लेक्चर्स, क्या वहां पर मैंने बात करी थी कि सेक्शन 1 ऑफ कंपनी लॉ की शॉर्ट टाइटल यहां से होता है, एक्सटेंट यहां से होता है, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं बताया था, वो लेक्चर 3 में था। ठीक है, आ जाइए बेटा, आइए जरा सा। अब सर सेक्शन 1 देखो बड़ी सिंपल सी चीजें कहती है बेटा। क्या बोलती है सेक्शन 1? कि सर एक्ट का नाम क्या है, एक्ट का नाम। पहला क्या आ गया, शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल क्या है सर? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। सर एक्सटेंट, एक्सटेंट माने स्कोप। सर इसका स्कोप कहां तक है? टू द होल ऑफ इंडिया। ध्यान से, इट मींस दैट दिस एक्ट विल अप्लाई या गवर्न, गवर्नमेंट नहीं है बेटा, ये गवर्न है। इट मींस दैट दिस एक्ट विल अप्लाई स्लैश गवर्न ओनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि सर इसकी पावर, इसकी हदें सिर्फ और सिर्फ कहां तक है सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स पे इसका कुछ भी एप्लीकेबिलिटी नहीं। एम आई क्लियर? सर नेक्स्ट आ गया आपका कमेंसमेंट। बेटा कमेंसमेंट में ना 2 चीजें होती है, एक होता है सर इनैक्टमेंट डेट और एक होता है कमेंसमेंट डेट। सर जिन बच्चों ने कंपनी लॉ मेरे साथ शुरू किया था, याद है उन बच्चों को इनैक्टमेंट डेट, कमेंसमेंट डेट? सर इनैक्टमेंट डेट का मतलब होता है लॉ बना कब, और सर कमेंसमेंट डेट का मतलब होता है लॉ का पालन कब से करना है। तो सर ये लॉ आपका बना था 25/4/1872 में, लेकिन इसका पालन, इसकी इन्फोर्सिबिलिटी कब से स्टार्ट हुई? 1/9/1872 से। इज दैट क्लियर? समझ आया बच्चे? इसके अलावा सेक्शन 1 में एक और चीज होती है बेटा, दैट इज एप्लीकेबल। दैट इज एप्लीकेबल। सर ये सिर्फ और सिर्फ अपने नाम में ही ये चीख चीख के कह रहा है कि मैं खाली एप्लीकेबल किस पे होऊंगा सर? कॉन्ट्रैक्ट्स पे। और सर इसके एक्सटेंट ने हमें बता दिया कि सर एप्लीकेबल कॉन्ट्रैक्ट्स पे तो होगा, बट क्योंकि इसका एक्सटेंट सिर्फ इंडिया तक है तो इसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में बनती है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। कहानी समझ आ गई सारी यहाँ? इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे को बताएंगे तो सर। अब फाइनली व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, ये सेक्शन 1 नहीं है बेटा, ये इसको क्या हो गया यार, ये यहाँ पर सोल्यूशन है बच्चे, और ये पॉइंट 1, ये सोल्यूशन है और ये पॉइंट 1 है। ठीक है, आई सिंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है यार, सिंस इंडियन आपकी वॉइस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। स्टक हो रही है बीच में। अब हो रही है मेरी वीडियो स्टक? जैसे वॉइस हो रही थी पहले। अब ठीक है बेटा, मेरे भी आया लिखा हुआ स्क्रीन पे, योर इंटरनेट इज अनस्टेबल। स्मृति इज इट फाइन? तनिष्क इज इट फाइन बेटा? तनिष्क जी, यस सर। प्रीतेश, यस सर। ठीक है। अच्छा भाई, सिंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज एप्लीकेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट, सो वी नीड टू नो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। सर हमें ये जानना तो बहुत जरूरी है कि सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर। ठीक है, तो आइए सर, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेटा। ठीक है सर, ये जो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना बेटा, ये दी हुई है 2 क्लॉज एच, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मेरी बात सुनिए बेटा, जब आपको पढ़ाया गया था, इंटर वालों की बात कर रहा हूं सर, जब आप लोगों को फाउंडेशन में पढ़ाया गया था तो वहां पे 2 सब सेक्शन एच तो नहीं बोला गया था, 2 क्लॉज एच ही बोला गया था। ठीक है, तो सर यहाँ पे आ गया सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जिन बच्चों को नहीं पता कि सब सेक्शन क्या है, क्लॉज क्या है, वो मेरे से बाद में मिलके मैं उनको बता दूंगा। ठीक है, मैं उनको कभी सेपरेटली बता दूंगा। फिलहाल के लिए सर सेक्शन, आपका जो एक्ट है बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना सर, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्शन।
एम आई क्लियर? फिर सेक्शन के नीचे सबसेक्शन आता है, सबसेक्शन के नीचे आपके जो है क्लॉज आता है, क्लॉज के नीचे प्रोविजंस आते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन आती है, इस तरीके की चीजें मैं स्ट्रक्चरिंग कभी समझा दूंगा आपको, ठीक है? फिलहाल के लिए आ जाइए सर। ये टू क्लॉज एच क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, और ये रनिंग में चल रहा है, ठीक है सर? ये रनिंग में चल रहा है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। हाँ जी भाई, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, गलत तो नहीं पढ़ा रहा, ठीक पढ़ा रहा हूं बेटा? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है सर? मतलब क्या कहना चाहते हो सर? एन एग्रीमेंट मतलब ऐसा वादा, ऐसा वादा जिनको लॉ पूरा करवाएगा। सर एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ सर? वादा। इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या हुआ? जिनको लॉ पूरा करवाए। हिंदी मैंने बता दिया। तो सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? ऐसे एग्रीमेंट्स, ऐसा वादा जिनको लॉ पूरा करवाए। एम आई क्लियर? इतना समझ आया? हिंदी समझ आई सर? अब सर ये जो वादा है बेटा, सर ये लिखा गया है सेक्शन 2 क्लॉज सी में। और सर रियली सॉरी बेटा, गलत लिख दिया है मैंने, ई लिखा हुआ है यहाँ पे, उसने सी लिख दिया। चलिए सर, ऐसा वादा, वादा की जो डेफिनेशन है वो कहाँ लिखी गई है बेटा? एग्रीमेंट में। और सर इनफोर्सेबल बाय लॉ को कहाँ डिफाइन किया गया बेटा? सेक्शन 10। एम आई क्लियर? सर सेक्शन 10 क्या है बेटा? इट कंसिस्ट ऑल द कंडीशंस, it consists all the conditions to satisfy in order to make an agreement enforceable by। ओ भाई लव नहीं है बहन जी, ये लव नहीं है, ये लॉ है। in order to make agreement enforceable by law। यार मेरे लॉ मेरे इसको, she must be talking to her partner, so that's why I think। चलिए वहां पे बात बाबू शोना करते करते लॉ की जगह लव आ गया होगा। चलिए कोई बात, ठीक है बेटा, रियली सॉरी ऑन हर बिहाफ। तो हो जाता है यार, देखो बहुत टाइप करना पड़ता है। तो इट कंसिस्ट ऑल द कंडीशंस टू सैटिस्फाई इन ऑर्डर टू मेक एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि सर अगर आपका एग्रीमेंट सेक्शन 10 की दी गई कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है सर, तो आपका एग्रीमेंट क्या कहलाया जाएगा? इनफोर्सेबल बाय लॉ। समझ आई बात कि नहीं आई समझ? इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। ये लव से जो है मेरे को एक अपने मतलब पर्सनल कुछ याद आया कि मैंने बोला ना कि मैं अपनी वाइफ के केस में मुझे डर लगता है कि ऐसे, तो मैंने मतलब ये मेरी वाइफ ने कुछ ऐसे पूछा मेरे से, तो भाई यही अनइंटेंशनल प्रॉमिस, धोखा, फ्रॉड। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे डर लगता है। अब माय वाइफ, वाइफ जो होती हैं इस मामले में दे शुड बी लॉयर, ठीक है? ये सर जब आप लड़कियां भी वाइफ बनोगे ना, तो ये इनबिल्ट होता है, ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है ऊपर वाले की तरफ से। आपके अंदर ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है, वो ऑटोमेटिकली शादी के बाद ही वो डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है, एक्टिव हो जाती है। दे स्टार्टेड एक्टिंग लाइक लॉयर कि सर फंसाना है, बस किसी कोई भी बात बोल के फंसाना है। मुझे कैसे फंसाया गया? अच्छा मतलब तुम डर की वजह से ऐसी कभी कोई चीज नहीं करोगे, तुम्हें मेरे से प्यार नहीं है। मुझे लव से मुझे ये याद आया। मैंने कहा यार वो तो है ही ऑलमोस्ट। कहती नहीं, ये बात है, इसकी वजह से तुम जो है तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, मतलब ये डर खत्म हो जाए तो तुम जो है डबल क्रॉस करोगे। मैंने कहा बातें नोट्स सर बनाने होता थे। है, होता है सर, होता है। नोट्स, अच्छा तनिष, तनिष को पता है ऑलरेडी? तनिष कह रहा है सर होता है, होता होता है है सर, सर, होता है। होता है। तनिष कह रहा है सर होता है। कितने अच्छी थे तनिष ने, एक्सपीरियंस बहुत कुछ किया हुआ है। और ये चीज मेरे साथ 3-4 दिन पहले ही हुई है। मैंने कहा भाई देखो ये काफी खतरनाक चीजें हैं। एनिमल की मैं एग्जांपल दे रहा था, क्या दे रहा था मैं एनिमल का एग्जांपल? कि मैं फैमिली को लेकर गया था, तो वो वहां पर इट्स काइंड ऑफ एडल्ट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, तो फिर मेरे को बड़े अपने फादर से गालियां पड़ी। ठीक है, आइए चलिए गाइस।
तो सर आगे बढ़ते हैं। तो सर आइए फटाफट, ये सर कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? एक ऐसा एग्रीमेंट है दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एम आई क्लियर? और सर इन्फोर्सेबल बाय लॉ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? सेक्शन 10 की कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। एम आई क्लियर और नॉट? कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ? यहाँ पे स्किप हो गया, मैं लिखूंगा अभी। ए प्रॉमिस या एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? ऐसा प्रॉमिस, ऐसा वादा जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है सर, वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अंडर सेक्शन 2H। एम आई क्लियर? ठीक है। ये स्टम्प पेपर बना दी, दिस इज नॉट स्टम्प पेपर, दिस इज स्टैम्प पेपर। ठीक है, चलिए आइए बेटा। तो सर यहां पर अब क्या हुआ है सर कि बड़ी बेसिक सी बात है। एक बारी मैंने चीजों को कुछ कुछ और तरीके से बोला और एक बारी मैं इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा बेटा, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं? ए प्रॉमिस, ए प्रॉमिस या फिर एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल, ए प्रॉमिस या एग्रीमेंट, या ऐसे लिखते हैं ए प्रॉमिस, ए प्रॉमिस विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ will become agreement only, will become agreement only। क्या मैं इस बात में सही हूं या गलत हूं सर? सर एक ऐसा प्रॉमिस जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा प्रॉमिस जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है सर, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा लेकिन एग्रीमेंट तो कहलाया जाएगा। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है सर? वादा, प्रॉमिस। एम आई क्लियर और नॉट? समझ आई मेरी बात कि नहीं समझ आई? सर एग्जाम्पल के तौर पे अश्विन सर ने स्टैम्प पेपर, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा सर, ठीक है? सर अश्विन सर ने स्टैम्प पेपर पे रिटन एग्रीमेंट किया फैकल्टी के साथ, ठीक है? क्या सर ये कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? इट इज कॉन्ट्रैक्ट सर। पढ़िएगा आगे। ओनली दोज एग्रीमेंट shall be called as contract which are enforceable by law. Those agreements which are not enforceable by law, which are not enforceable by law are not called as contract। बेटा मैं ठीक करवा, तभी मैंने जानबूझ के आप लोगों को जो है नोट्स जो है वो बहुत लेट दिए, जानबूझ के, कि कहीं आप लोग ऐसे हार्ड कॉपी ना निकलवा लें, क्योंकि ज्यादा ही आप लोगों को जो है वो एडिट ना करना पड़े। मैं आप लोगों को ये सारे नोट्स ठीक करवा के दूंगा। संडे तक आप लोगों को ये सारे नोट्स ठीक होके मिल जाएंगे बेटा। एम आई क्लियर? ठीक है सर। जैसे तो सर अश्विन सर ने, मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अश्विन सर ने एक स्टैम्प पेपर पे एक फैकल्टी के साथ रिटन एग्रीमेंट किया सर, एक रिटन एग्रीमेंट किया। इज इट इन्फोर्सेबल बाय लॉ? यस सर, इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो ये क्या बन गया सर? ये एक रिटन एग्रीमेंट बन। एम आई क्लियर? बात समझे कि नहीं समझे? आइए बच्चे आगे आगे चीजों पे बढ़ते हैं सर। सर मुद्दा ये है सर कि आपने ये तो समझा दिया कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है सर, कि सेक्शन 10 की कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा सर। लेकिन सर आपने अब तक ये नहीं बताया कि एग्रीमेंट क्या होता है बेटा। यहाँ पे अगर आप बच्चों ने कहीं पर भी नोटिस किया हो, क्या मैंने, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है सर, एग्रीमेंट की सेक्शन क्या है? 2 क्लॉज ई। एग्रीमेंट की सेक्शन क्या है? 2 क्लॉज ई। तो आइए बच्चे अब जरा एग्रीमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे एग्रीमेंट पढ़ते हैं बेटा, 2 क्लॉज ई। ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब क्या है सर? एवरी प्रॉमिस, every promise forming consideration for each, every promise forming consideration for each other। सर consideration का मतलब क्या है? something in return, something in return। am I clear? अभी बड़े सारे एग्जांपल्स दूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। तो सर एग्रीमेंट का मतलब क्या है सर? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। सर वादा प्लस रिटर्न, वादा प्लस रिटर्न। क्या सर रिटर्न एक पार्टी को? नहीं बेटा, दोनों पार्टीज, दोनों पार्टीज को जब सर कंसिडरेशन यहाँ पे कुछ रिटर्न में मिल रहा है, तब वो क्या बनेगा सर? एग्रीमेंट। क्या बनेगा वो? एग्रीमेंट। आइए जरा आगे देखिए सर। सर एग्जांपल देखिए सर।
सर एक स्टूडेंट ने ना ऑफर करा अश्विन सर को, मेरा नेट क्यों अनस्टेबल हो रहा है, फिर से वॉइस मेरी जो है वो डिस्कनेक्ट हो रही है। नहीं तनिष्क को नहीं हो रही, बस आई थिंक कुछ सेकंड्स के लिए हुई थी, अब ठीक है बेटा। तने प्रीतेश, इज इट ओके, इज इट फाइन? प्रीतेश, Yes, sir. ठीक है, आइए जरा। सर यहां पर देखेंगे, स्टूडेंट ने सर ऑफर करा अश्विन सर को, क्या सर, 1,000 रुपए पर स्टूडेंट, कोचिंग ऑफ अकाउंट्स, कोचिंग ऑफ अकाउंट्स। सर स्टूडेंट ने क्या किया, ऑफर किया, और सर अश्विन सर ने क्या किया, एक्सेप्ट। स्टूडेंट ने ऑफर करा और अश्विन सर ने क्या करा सर, एक्सेप्ट। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगले पेज पे आ ही जाएगा बेटा। सर प्रॉमिस का मतलब क्या होगा? सर मैंने क्या बोला, एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है सर, आपका प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। और सर कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है सर, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। अब सर समझने वाली बात हुई कि प्रॉमिस क्या होता है सर। प्रॉमिस का मतलब होता है सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जैसे सर इधर देखो ऊपर, वापस आओ अब। सर बच्चों ने मुझे क्या दिया, ऑफर किया, और मैंने बच्चों को क्या दी, एक्सेप्टेंस दी। सर ये क्या हो गया, प्रॉमिस। ये क्या हो गया बेटा, प्रॉमिस। अब सर मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कंसिडरेशन है सर? सर यस। कैसे कंसिडरेशन है सर? कि स्टूडेंट्स को क्या मिल रही है, कोचिंग सर्विस। मुझे क्या मिल रहा है सर, पैसा। तो क्या सर मेरे और स्टूडेंट्स के बीच में एग्रीमेंट बना कि नहीं बना? तो सर अगर एक्चुअल में देखें, हमारे बीच में क्या है, एग्रीमेंट तो है, वी हैव द एग्रीमेंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे को बताएंगे आप बच्चे, ठीक है? आइए सर जरा आगे देखिए। तो सर दिस इज प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। स्टूडेंट को क्या मिल रही है, कोचिंग सर्विस, और सर मुझे क्या मिल रही है यहाँ पे। तो सर मैंने वही लिखा हुआ है कि सर एग्रीमेंट मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। और सर ऑफर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है बेटा, प्रॉमिस। एम आई क्लियर? बात समझे कि नहीं समझे? तो सर एट लास्ट पूरी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं सर। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है सर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जो कि क्या बनेगा, प्रॉमिस। अगर उसके साथ बेटा कंसिडरेशन जुड़ जाए तो बेटा फिर ये क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। ये गलत लिख दिया यहाँ पे। और सर फिर अगर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन के साथ इन्फोर्सेबल बाय लॉ जुड़ जाए बेटा, तो फिर वो क्या बन जाता है सर, कॉन्ट्रैक्ट। सारी कहानी समझ आई तो मुझे बता दीजिए, कहीं अगर नहीं समझ आया तो मुझे वो भी बता दीजिए। एम आई क्लियर और नॉट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे बता दीजिए। हाँ जी भाई, एक फोटो है आपके सामने, ठीक है? ये मोहतरमा खड़ी हुई है, ठीक है? अब तनिष जी आ रहे हैं आगे से गाड़ी, ठीक है? बड़ी सी गाड़ी में तनिष जी आ रहे हैं, ठीक है? सर इज शी गिविंग द ऑफर फॉर लिफ्ट? ठीक है, शी इज गिविंग द ऑफर फॉर लिफ्ट। सर तनिष जी ने ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा दी, छोड़िए तनिष जी, तनिष जी की गाड़ी भी तनिष जी की तरह ऑटोमेटिकली खुद ही ब्रेक लग गई। टेस्ला, तनिष जी टेस्ला चला रहे थे, लेकिन टेस्ला जो है तनिष जी के ब्रेन के साथ कनेक्टेड थी। तो तनिष जी अभी आंखों ही आंखों में देख रहे थे, लेकिन एकदम से ब्रेक लग गई सर। तनिष ने मेरे को छोड़ना नहीं सर, आप क्या कर रहे हो सर? चलिए अब क्रिस जी का एग्जांपल लेंगे, ठीक है? तो सर क्या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया यहाँ पे कि नहीं हुआ सर? सर मुद्दे की बात है, अब आई कंसिडरेशन की बारी। अब बात किसकी आई, कंसिडरेशन। सर मोहतरमा को तो यहाँ पे सर सर्विस मिली, मोहतरमा को यहाँ पे सर्विस मिली, ठीक है? अपनी डेस्टिनेशन तक उनको सर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मिल गई। लेकिन सर तनेश जी को या क्रिस जी को मोहतरमा जी थैंक्स बोलकर चली गई, थैंक्स बोलकर चली गई, तो उनको तो कोई कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं मिली सर। द आंसर इज इट इज नॉट एग्रीमेंट। सर कॉन्ट्रैक्ट की बात तो बाद में आएगी, कॉन्ट्रैक्ट की बात तो बाद में आएगी बेटा। एम आई क्लियर? अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मेरी एडिटर है ना,
उसने यहाँ पे कुछ फोटो ऐसी लगा दी थी कि मेरे हाथ जोड़े उनके आगे। मैंने कहा मैडम आप जो है, ये मेरी तरफ से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है कि कपड़े पूरे होने चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बड़ी ऐसे स्टाइलिश सी कोई पिक लगा दी थी, यू योरसेल्फ कैन अंडरस्टैंड, तो मैंने उनसे चेंज करवाई है। एम आई क्लियर? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो सर दिस इज नॉट एन एग्रीमेंट। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सर नो कंसिडरेशन टू कार ड्राइव। एम आई क्लियर? कंसिडरेशन जब नहीं है तो सर एग्रीमेंट भी नहीं है सर। ठीक है, अब इस फनी टॉपिक के बाद सर इसके ऊपर आते हैं सर, इसके ऊपर आते हैं सर। क्या सर, ध्यान से मुझे पहले तो ये बताओ, यहाँ पे ऑफर किसने दिया है और सर यहाँ पे एक्सेप्टेंस किसने दी है, मुझे वो पहले समझाओ बेटा। ऑफर किसने दिया? कार वाले ने दिया बेटा। ये बेसिकली ये ओला है, इसको लिखना चाहिए था, यहाँ पे उन्होंने ओला नहीं लिखा है। अब मुझे बताओ कौन ऑफर दे रहा है बेटा? पैसेंजर ने ऑफर दिया और ओला ने एक्सेप्टेंस दी। ठीक है, ऑफलाइन सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं इस बात से? पवन जी एक बारी मैं दोबारा बोलता हूँ कि क्रिश क्या बोल रहा है। क्रिश इज सेइंग कि सर पैसेंजर ने ऑफर दिया और ओला ने एक्सेप्ट किया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब बच्चे एग्री कर रहे हैं इस बात से? स्मृति, स्मृति कुछ नहीं बोल रही है यहाँ पे। स्मृति ऑफर किसने दिया बेटा और एक्सेप्टेंस किसने दी? सर पैसेंजर ने ऑफर दिया है। पैसेंजर ने ऑफर दिया है और ओला ने क्या करा है सर? एक्सेप्ट किया है। ठीक है सर, उल्टा बोल रहे हो सारे बच्चे। ओला ने ऑफर दिया है बेटा। दिनेश जी बेटा माइक, माइक आपका माइक, पीछे बहुत शोर है बेटा, प्लीज बोलिए कि शोर ना करें। सर ओला ने ऑफर दिया है, ध्यान से मेरी बात सुने। सर जब मेरी होर्डिंग आपको कहीं पर दिखती है सर, मैं ऑफर दे रहा हूँ सर बच्चे को। और सर जब बच्चा यहाँ पर आके रजिस्टर कराता है, मेरे को फीस देता है, तो बच्चे ने क्या दी है? एक्सेप्टेंस दी है बेटा। जब आप ओला की होर्डिंग्स देखते हो, ओला की ऐप दे रहे हो, देख रहे हो, ओला तो ऑफर दे रहा है बेटा। बात समझ रहे हैं मेरी कि नहीं समझ रहे हैं? तो सर ओला ने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्टेंस दी, और सर क्या यहाँ पे कंसिडरेशन है दोनों की? सर देखो, एग्जाम्पल थोड़ा ऊपर वाला फनी हो गया, लेकिन सर मैं व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे कि यहाँ पे इन दीदी को तो सर कंसिडरेशन मिली है, लेकिन सर कार ड्राइवर को कंसिडरेशन नहीं। मतलब कंसिडरेशन आई वाज ट्राइंग टू कन्वे इट इज फॉर बोथ द पार्टी। समझ आई कि नहीं आई सर मेरी बात? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ, स्टूडेंट टीचर वाले एग्जाम्पल में इट वाज एग्रीमेंट, क्योंकि स्टूडेंट ने क्या दिया? स्टूडेंट ने ऑफर दिया कि सर 1,000 रुपए पर स्टूडेंट देंगे, पढ़ाओगे? मैंने कहा हाँ पढ़ाऊंगा, तो आई गेव द एक्सेप्टेंस। और उसके बाद कंसिडरेशन थी, स्टूडेंट को क्या मिल रही थी? कोचिंग सर्विसेज। टीचर को क्या मिल रहा था? पैसा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखें जरा। तो क्या सर ओला वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या सर एग्रीमेंट है कि नहीं है सर? इट इज एन, मैंने जगहें खाली छोड़ी हुई हैं, आप लोगों को खुद डिसाइड करना है सर कि सर यहाँ पर ये एग्रीमेंट है या फिर एग्रीमेंट नहीं है, खुद लिखोगे आप। एम आई क्लियर? बात समझ गए मेरी? ठीक है, अच्छा अब मैंने कुछ आप लोगों से पूछना है बेटा। सर बेटा 2 मिनट लाइट ऑन करते हैं, बस विजिबल है अभी भी? ठीक है, थोड़ा सा आंखों पे आई होप थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। आइए मेरी बात सुने। क्या आप बच्चों ने फाउंडेशन में कुछ इंटेंशन के बारे में पढ़ा था बेटा? डिड यू गाइस स्टडी एनीथिंग अबाउट द इंटेंशन? एनीवन? इंटेंशन के बारे में नहीं पढ़ा था? स्मृति, तनिष्क, अंश, प्रितेश, एनीथिंग अबाउट इंटेंशन बेटा? नहीं पढ़ा था? अच्छा, यस, और मेरी मेहनत साकार हुई। ठीक है, आइए बच्चे, बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनिए। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बेटा एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए और एक बच्चा इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, प्लस इंटेंशन भी होना चाहिए बेटा। ठीक है सर, इंटेंशन का मतलब क्या है? यार ये क्या हो रहा है, मेरा कनेक्शन क्यों आज अनस्टेबल हो रहा है? एक सेकंड, ये मेरे फोन से, ओहो मेरे फोन से कनेक्टेड है यार ये। 2 मिनट गाइस, क्लास रिकॉर्डिंग ना बंद हो जाए।
वही मैं सोचूं मैं, ये क्यों हो रहा है, मेरे फोन से कनेक्टेड था यार। चलिए, एम आई क्लियरली ऑडिबल? अंश, एम आई ऑडिबल बेटा? ठीक है, चलिए अब मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ गाइस, मेरे फोन से कनेक्टेड था यार। चलिए, अब नहीं होगा बेटा कुछ भी, अब कुछ नहीं होगा। तनिष जी वापस आए बेटा, वापस आए बेटा। देखिए, तो सर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है सर, दो चीजें होनी चाहिए। एक तो सेक्शन 10 की कंडीशन, सर वो क्या है वो अभी आपके सामने आ जाएंगी थोड़ी देर में। लेकिन सर पार्टीज मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर इंटेंशन का मतलब क्या है सर, कि पार्टीज का सर इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर ये लीगल रिलेशनशिप क्या है यार, ये लीगल रिलेशनशिप क्या है बेटा? इसी लीगल रिलेशनशिप पे आगे आपकी बहुत सारी क्या, तीन केस स्टडीज है बेटा। आइए मैं जरा आपको ये समझाता हूँ कि व्हाट इज लीगल रिलेशनशिप। ठीक है सर, अश्विन सर ने ना प्लान किया टू टेक हिज स्टूडेंट्स टू वाटर पार्क, टू टेक हिज स्टूडेंट्स टू वाटर पार्क फॉर पिकनिक। ठीक है, तनिष्क और क्रिश खुश हो गए। सर पर हेड कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 1500। कितनी पड़ेगी कॉस्ट? 1500। एम आई क्लियर? इज दिस एग्रीमेंट? नीचे जाने से पहले, इज दिस एग्रीमेंट? हाँ जी भाई, इज दिस एग्रीमेंट? यस सर, इट्स एन एग्रीमेंट। मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्टेंस दी, और कंसिडरेशन आ गई। सर कंसिडरेशन आ गई, आप लोगों को क्या मिल रहा है? एंटरटेनमेंट सर्विसेज। हमें क्या मिल रहा है सर? पैसा। समझ आई बात कि नहीं है सर? सर यस, दिस इज एग्रीमेंट, ऑफ कोर्स दिस इज एग्रीमेंट सर। ठीक है, आई। तो सर वही लिखा हुआ है, ऑफर यस, एक्सेप्टेंस यस, कंसिडरेशन यस। एग्री कर रहे हैं मेरी बात? सर सपोज ड्यू टू सम इमरजेंसी अश्विन सर हैज टू कैंसिल द बिल, इज इट कॉन्ट्रैक्ट नाउ? इज इट कॉन्ट्रैक्ट नाउ? सर अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं 2 मिनट पहले बेटा कर लूँ यहाँ पे। आइए सर, सपोज करिए, सपोज करिए कि सेक्शन 10 की कंडीशंस भी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है। सर वो कंडीशंस क्या आएंगी ना बेटा? आप सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सोच लो, एग्रीमेंट तो बन गया, और सर सेक्शन 10 की भी सारी कंडीशंस पूरी हो गई बेटा। एम आई क्लियर? बात समझ रहे हो? सर मेरी बात सुनो, अगर आप ये सारा समझ पाओगे ना, जब मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा, उसके बाद मैं आपको लैंग्वेज नोट्स भी दूंगा। सर वो लैंग्वेज नोट्स तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक मेरी ये क्लास है, जब तक मेरी ये नोट्स नहीं समझे। मेरी बात समझ आए कि नहीं समझ आए? मैं आपको सब कुछ दूंगा सर। ठीक है सर, इंडस्ट्रियल लॉ और एथिक्स में मैं क्या प्लान कर रहा हूँ सर, मैं वहां पे आपको चार्ट्स दे दूंगा। मैं वहां पे मैं आपको चार्ट्स दे दूंगा बेटा, जिसकी मदद से क्या होगा बच्चा, आप जो है चार्ट फॉर्म में ही सारी चीजें प्रिपेयर कर जाओ। ठीक है, ये समझो प्लीज, सब कुछ दूंगा बट ये क्लासेस समझो पहले। सर इज इट कॉन्ट्रैक्ट नाउ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर एग्रीमेंट है? सर है। क्या सर, क्या सर सेक्शन 10 की कंडीशंस हैं? सर है, माने इन्फोर्सेबल है। लेकिन सर मैंने अभी आप लोगों को एक चीज नहीं बताई कि सर कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए देयर मस्ट बी इंटेंशन, देयर मस्ट बी इंटेंशन। और इंटेंशन का मतलब क्या है सर? लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन का मतलब क्या है बेटा? लीगल रिलेशनशिप। मेरी बात एग्री कर रहे हो सर? अब मुझे बताओ, क्या हमारे बीच में इंटेंशन था? क्या हमारे बीच में लीगल रिलेशनशिप था? सर मतलब, सर सुन अश्विन सर हमारी बात। सिविया आई, सिविया ने मेरे को पकड़ा, ऐसे करके उठा लिया। सर अगर आपने ये प्लान कैंसिल किया तो सर मैं आपको घसीटते हुए कोर्ट लेकर जाऊंगी, और सर मैं आपके अगेंस्ट जो है सर 1 करोड़ का मानहानि का दावा कर दूंगा। क्या ऐसी सिचुएशन है? क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ सोचा हुआ था बेटा? कुछ सोचा हुआ था? नहीं सोचा हुआ था, यानी कि सर स्टार्टिंग से हमारे बीच में कोई भी लीगल रिलेशनशिप नहीं था। मैंने बोला यार मेरे बच्चे हैं, अंडरस्टैंड करेंगे मेरी सिचुएशन को। एम आई क्लियर? तो देखो, बट स्टूडेंट हैव नो इंटेंशन टू टेक मी टू द कोर्ट एज अश्विन सर हैजंट परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस। मैंने अपना प्रॉमिस नहीं परफॉर्म किया, लेकिन स्टूडेंट्स का उसके बावजूद भी कोई इंटेंशन नहीं था मेरे को कोर्ट में लेकर जाने का सर, यानी कि सर उनको मेरे साथ किसी भी तरीके का लीगल रिलेशनशिप
इस्टेब्लिश नहीं करना. सो वेयर पार्टीज हैव नो इंटेंशन टू ड्रैग each other to court, then legal relationship cannot be established. Thus not a contract. Thus not a. समझ आई मेरी बात कि नहीं? ये एक चीज जो है यहाँ पे आप लोगों को समझ आई होगी, जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा होगा कि अश्विन सर कहां तक इन डेप्थ लेकर जाते हैं चीज. ऊपर ऊपर से आपको वो पढ़ाया गया, किताबी बात पढ़ाई गई, लेकिन बेटा अगर इंटेंशन ही नहीं होगा, और इस इंटेंशन पे बहुत अच्छी केस स्टडी है अभी, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर पढ़ी हुई है. बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर केस स्टडी इन फाउंडेशन नहीं पढ़ी? मैं पढ़ाऊंगा बेटा आपको, अभी आपको वहां पर समझ आएगा. ठीक है, आइए सर. एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ए प्राइवेट लिमिटेड. अच्छा लिमिटेड ही है सर, इसका रियल एस्टेट बिजनेस. ए प्राइवेट लिमिटेड है सर, इसका ना रियल एस्टेट का बिजनेस है बेटा. अश्विन सर ने इंक्वायरी करी. ठीक है, ए प्राइवेट एचडी नहीं है, ए प्राइवेट लिमिटेड. अश्विन सर ने क्या करी, इसके साथ इंक्वायरी कर ली यार कि हाँ भाई क्या चक्कर है तुम्हारा, बताओ तो जी जरा. तो सर अश्विन सर ने किसके लिए इंक्वायरी करी सर? फ्लैट के लिए इंक्वायरी करी. एम आई क्लियर? सर इन्होंने बोला आज प्रेजेंटली 2023 चल रहा है, इसकी कंप्लीशन हो जाएगी 2026 में. अगर आज खरीदते हो तो सर 2.5 करोड़ है. अभी तो काम चल रहा है, मैंने बताया हुआ कई बारी, प्रॉपर्टी बनने के बाद उसके रेट हाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी यार. और सर कंप्लीशन के बाद कितने का बढ़ेगा? 3 करोड़ का. अश्विन सर ने बुक करा लिया 2023 में, बुक करा लिया एंड पेड 4 इंस्टॉलमेंट, दैट इज 25% ऑफ 2.5 करोड़. ओहो मिस कर दी. इज दिस एग्रीमेंट? इज दिस एग्रीमेंट? हाँ जी, एग्रीमेंट टू, सॉरी, इज दिस कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? इज दिस कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? हाँ जी बताइए. इज दिस कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? हाँ जी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? सर बिल्कुल है. ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, जिसकी वजह से क्या बन गया? एग्रीमेंट. सर मेरे को घर मिलेगा, सामने वाले को पैसा मिलेगा, उसने मुझे ऑफर किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया सर. फिर सर नेक्स्ट आया सर, क्या इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? सर सेक्शन 10 की कंडीशंस पूरी हो रही है. क्या लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का इंटेंशन है? सर बिल्कुल है. सर अगर अगर सर उसने मेरे को पोजेशन नहीं दिया, मैं उसको कोर्ट लेकर जाऊंगा. और सर अगर टोकन अमाउंट देने के बाद, टोकन अमाउंट मैंने उसको दिया पहला, लेकिन दूसरी वाली किस्त मैंने उसको नहीं दी, तो वो मेरा पैसा क्या कर लेगा सर? सीज कर लेगा. ये सारी बातें आप लोगों ने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाकर लिख ली है सर. क्या यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप है? सर बिल्कुल है. सर पिछले वाले एग्जाम्पल में देखो, पिछले वाले एग्जाम्पल में देखो सर, एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट था. सेक्शन 10 की भी सोचो, कंडीशंस पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना. यहां पर सर आपका कॉन्ट्रैक्ट बना. क्यों? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल प्लस इंटेंशन. इंटेंशन का मतलब क्या है सर? आपका लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना. इंटेंशन टू इस्टेब्लिश लीगल रिलेशन. समझ आई मेरी बात कि नहीं आई सब बच्चों? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना. यूजुअल प्रिजम्पशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूजुअली क्या मानता है? यूजुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या मानता है? ठीक है, बस ये थोड़ा सा ही और है, ये स्लाइड्स आपकी अभी खत्म हो जाएंगी, इसमें और टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, 16वें पेज पे हम आ चुके. चलिए बेटा, यूजुअल प्रिजम्पशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या है बेटा? इट इज प्रिज्यूम्ड दैट एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल नेचर, पिकनिक नेचर नहीं है, पिकनिक एग्रीमेंट नहीं है भाई, क्या लिखती है? हाँ जी ठीक है, ठीक लिखा है, पिकनिक एग्रीमेंट. सर सोशल नेचर एग्रीमेंट मतलब पिकनिक वाला एग्रीमेंट्स यार, वो क्या हो गया सर? सोशल नेचर का हो गया. इट इज प्रिज्यूम्ड दैट एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल नेचर will carry no intention to establish legal relationship. It is presumed that agreements of business or commercial nature will carry intention to establish legal relationship. Am I clear? सर कौन सा वाला था? बिजनेस वाला कौन सा था सर? ये जो अभी मेरा हुआ था सर, फ्लैट वाला एग्जांपल. एग्री कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे हो? सर जो पिकनिक वाला एग्रीमेंट था वो सोशल नेचर का था, और सर जो फ्लैट वाला जो आपका एग्रीमेंट था वो कौन से नेचर का था सर? बिजनेस नेचर.
एम आई क्लियर? लेकिन सर ध्यान से मेरी बात सुनो। अब सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सामने हमने एक सिचुएशन डाली। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हमने पूछा, भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तू मेरे को एक बात बता दे, अगर सोशल नेचर के एग्रीमेंट में मैं क्या प्रूव कर दूं बेटा? इंटेंशन प्रूव कर दूं। अगर सोशल नेचर वाले एग्रीमेंट में मैं इंटेंशन प्रूव कर दूं, तब क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फंस गया यहाँ। वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फंस गया। उसने बोला हाँ भाई तू सही बोल रहा है, अगर तू सोशल नेचर वाले एग्रीमेंट में भी इंटेंशन प्रूव कर देता है तो सर देन इट विल हेल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट, देन इट विल हेल्ड एज व्हाट? इट विल बी हेल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। मेरी बात समझे बेटा कि नहीं समझे? कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे को बता दीजिए। वही सेम देखो सिनेरियो, बस बच्चा यहां से केस स्टडी शुरू होने वाली है। आप सेम सिनेरियो, हाउएवर इफ इट इज प्रूव्ड दैट no intention is present in business nature, then it will be held as agreement, contract उसको नहीं बोला जाएगा। Am I clear? यानी कि सर देखो बातें किस पे आ गई सर? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सबल प्लस इंटेंशन। सर सोशल नेचर या बिजनेस नेचर का होने से कुछ नहीं होता। देयर शुड बी इंटेंशन टू एस्टैब्लिश लीगल रिलेशन। एम आई क्लियर? बात समझ आई कि नहीं समझ? सर कहना क्या चाहते हो सर? एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर विद इंटेंशन, ये रियल घटना है सर, रियल घटना आपको बता रहा हूँ सर। सर मिस्टर ए है, भाई अपना बहुत अच्छा कमा रहा है सर। सर जॉब है मुंबई में, ध्यान से सुनिएगा, जॉब है मुंबई में, ठीक है सर। और रीटा जी हैं, बड़ी खूबसूरत जी, खूबसूरत सी हमारी लड़की है रीटा जी, इनकी जॉब भी मुंबई में है सर। लेकिन जो मिस्टर ए है, इनकी जॉब मुंबई में, बट पेरेंट्स कहाँ के हैं सर? कानपुर। पेरेंट्स कहाँ के हैं सर? कानपुर। अब सुनिएगा कहानी सर, बड़ी मजेदार कहानी सर। मिस्टर ए ने प्रपोज किया रीटा जी को, रीटा जी ने बोला मैं मान जाऊं, ठीक है। मिस्टर ए खुश हो गए सर, मिस्टर ए खुश हो गए सर। लेकिन रीटा जी ने एक कंडीशन रखी, यहाँ पे क्या कंडीशन रखी? रीटा पुट ए कंडीशन दैट शी विल एग्री इफ शी विल नॉट बी फोर्स्ड टू सेटल इन कानपुर आफ्टर मैरिज। सर लड़की को ये था कि मैं ना आपको बताता हूँ, मैं अपनी लाइफ का एक, अब आप बच्चे मेच्योर हो गए, तो देयर वाज अ गर्ल स्टडिंग विद मी व्हेन आई वाज इन दिल्ली। सिंपल मेरी फ्रेंड थी। तो उसने मुझे एक बात बोली, कहती अश्विन, मतलब मैं अपनी मदर के साथ, अब हम इकट्ठे होते थे, ग्रुप था हमारा, तो मैं अपनी मदर के साथ बात करता था, फादर के साथ, और जिस तरीके बात करता था, एंड शी वाज क्वाइट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होने में कोई गलत बात नहीं है। तो और थी भी कर्नल की डॉटर, तो बहुत एक प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर था उनके घर में। हम पेंडू काइंड ऑफ ठीक है। तो शी वाज फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल फैमिली, ठीक है ना। तो अब देखो ना, कॉमर्स कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, तो आप पेंडूपना यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। तो अब जब हम वहां गए उस कल्चर में, एसआरसीसी के बच्चे, तो हमारे लिए इनिशियली बहुत मुश्किल था। उसकी अब लड़की जो वो हमारे ग्रुप में थे, उसका एक सेपरेट ग्रुप भी था। जब उसका सेपरेट ग्रुप आता था, शी वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट, शी वाज टॉकिंग टू देम इन इंग्लिश ओनली। और मैं और मेरा दोस्त फिर हम बैकफुट पे होते थे, और जब उसकी फ्रेंड्स हमसे बात करती थी, हम बोलते यस ओके थैंक यू, बस हम इतना बोलते, क्योंकि उसके आगे हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि भाई यहाँ पंगा नहीं लेते। अगर वर्ड्स फंबल हो गए या अगर उसने अंग्रेजी में कुछ पूछ लिया, तो फिर हमारा जो है वो हवा टाइट हो जाएगी। तो शी सेड कि अश्विन तू जिस तरीके बात करता है ना अपने पेरेंट्स के साथ, आई नेवर वॉन्ट दैट काइंड ऑफ बॉय इन माई लाइफ। तो जब उसने ये बात बोल दी थी, तो मेरे दिमाग में पहले से मुझे पता था कि हाँ, अब यू हैव टू क्रिएट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो क्यों? क्योंकि आई वांट टू लिव विद दैट काइंड ऑफ पर्सन इन माय लाइफ, जो कि अपनी फैमिली से सेपरेट। शी वाज क्वाइट क्लियर ऑन दैट। उस टाइम पे मुझे ये बात बड़ी बुरी लगी। मैंने कहा यार ये किस तरीके की लड़की है यार, ये कैसे बोल सकती है ऐसे? आज जब मैं ये बात, मेरे को करीब करीब 7-8 साल 9 साल के बाद समझ आती है कि सर मैं जिस तरीके का इंसान हूं, आई एम वेरी मच अटैच विद माई फैमिली, और मेरे साथ वही लड़की चल सकती है जो मेरी फैमिली को अपनी फैमिली की तरह समझ के आगे बढ़ सके। तो यही प्रैक्टिकलिटी का मैं आपको व्यू पॉइंट बता रहा हूँ कि देयर इज नथिंग रॉन्ग, खासकर लड़कों को, अगर आप
कोई लड़की अगर प्रैक्टिकल है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अब मैं इतना लाइफ में आगे बढ़ गया तो मुझे समझ आता, ठीक है ना। आइए, तो सर रीटा पुट ए कंडीशन, तो लड़कों को भी सर बीइंग प्रैक्टिकल कहा जाता है कि लड़के, हम लड़कों ने पैसा कमाना है, बट हम लड़के लड़कियों से ज्यादा इमोशनल होते हैं। ये फैक्ट है, गर्ल्स आर प्रैक्टिकल बट बॉयज आर नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन अगर हम पहले से ही प्रैक्टिकल होके चले तो हम अपने बहुत सारे साल और बहुत सारा पैसा बचा सकते, ठीक है। चलिए आइए गाइस, तो देखिए जरा यहाँ पे सर, ये बातें मैं अकाउंट्स में नहीं कर पाता, लॉ में, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे बात करने का एक मौका मिल जाता है, बिकॉज लॉ, हम अपनी लॉ जो बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया, सोसाइटी, हम सोसाइटी की बातें कर पाते हैं। आइए, तो सर रीटा पुट ए कंडीशन दैट शी विल एग्री इफ शी विल नॉट बी फोर्स्ड टू सेटल इन कानपुर आफ्टर मैरिज। रीटा को पता था भाई ये पंगा डालेगा कल को, ये अपने माँ बाप से बड़ा कनेक्टेड है। एम आई क्लियर, ठीक है। आइए, फॉर दिस पर्पस a legal document was made on a stamp paper of rupees 500। हाँ जी भाई, हो गया इंटेंशन, आ गया इंटेंशन कि नहीं आया। कल को भाई अगर तूने मेरे को बोला तो चल भाई कोर्ट, ये देख लीगल डॉक्यूमेंट है सोशल नेचर के एग्रीमेंट में भी। और सर ध्यान से मेरी बात सुन, क्या सीए क्या सीएमए, दोनों के इंस्टीट्यूट्स में साफ साफ, दोनों इंस्टीट्यूट्स अपनी किताबों में, अपने स्टडी मटेरियल में, पता है एक बात बोलते हैं कि एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल नेचर आर नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल नेचर आर नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। बोलते कि नहीं बोलते बेटा? गलत बोलते हैं, पढ़ाने वाले भी गलत बोलते हैं, क्योंकि पढ़ाने वाले और हदों तक नीचे तक नहीं जा पाए, इंटेंशन की खोज नहीं कर पाए। बेटा लीगल रिलेशनशिप आपके पास होना चाहिए, इंटेंशन टू एस्टैब्लिश लीगल रिलेशनशिप। कहानी सुने कि नहीं सुने बेटा, जो ये फाउंडेशन वाले बैठे हुए हैं ना बेटा, अगर आप यहाँ इंटर वालों के साथ ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पढ़ गए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बच्चे आपका इंटर का ऑलरेडी ये दो प्रिपेयर हो गए। फिर फाउंडेशन क्या है? आप लोग ऑलरेडी इंटर लेवल का ही पढ़ रहे। एम आई क्लियर, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स हो गए, फिर मैं आप लोगों को इनके साथ नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज आगे कुछ कॉमन नहीं है आप। एम आई क्लियर, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है सर, अगर को कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा पढ़ने को तो उसमें कोई है, कोई पहले से तैयारी हो जाएगी। मैंने कौन सा आपसे पैसा मांगा इंटर का कि लॉ की क्लास में बैठना तो पैसा दो? इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, आइए जरा। फॉर दिस पर्पस अ लीगल डॉक्यूमेंट वाज मेड ऑन अ स्टैम्प पेपर ऑफ रुपीज 500। यानी कि सर, अगर आपका एग्रीमेंट सोशल नेचर का है लेकिन उसमें इंटेंशन टू एस्टैब्लिश लीगल रिलेशनशिप है, तो वो भी क्या बन जाएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा सर। एम आई क्लियर? समझ आई बातें कि नहीं आई बेटा? ठीक है, आइए सर, एग्रीमेंट ऑफ बिजनेस नेचर विदाउट इंटेंशन। आइए सर, एग्रीमेंट ऑफ बिजनेस नेचर विदाउट इंटेंशन, सर यहाँ पे तनिष जी को भी मैंने डाला है। बहुत मेहनत लगती है। अच्छा, मैं ना एक बात आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, रात को मैं नोट्स बना रहा था, मैं ये सोच रहा था, बाकी मैंने किसी क्लास के साथ ये बात नहीं करी, सिर्फ आप लोगों के साथ ही बात करी है। मनीष सर ने ना बड़ी गिरी हुई हरकत करी कि इनकी मैंने इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करी सारी। अब मैंने इनको बोला कि आपको हफ्ते में आने की, आपको अब रेगुलर आने की जरूरत नहीं है, आप हफ्ते में 2 दिन आओ, सिर्फ आप हफ्ते में 2 दिन आओ। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं अपने कुछ सेक्रीफाइसेस के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं आप लोगों से भी वही सेक्रीफाइसेस चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने इनको बोला 2 दिन सिर्फ आ जाइए टेस्ट लेने के लिए, ये इंसान नहीं आया, ठीक है। अब मुझे गुस्सा तो बहुत है, तो ही स्ट्रेट अवे सेड नो टू मी कि मैं नहीं आऊंगा, मैं फेब में आऊंगा। मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, अगर तो तू नहीं आएगा तो मेरी भाई गुडविल खराब हो जाए, क्योंकि मेरे को 3 पेरेंट्स का कॉल आ गया कि सर ये क्या बात हुई, लास्ट का महीना है बच्चों का, 11th क्लास की बात कर रहा हूँ, लास्ट का महीना रह गया बच्चों का, सर्किट इकोनॉमिक्स के टेस्ट तो लीजिए। आनन फानन में मेरे को नई फैकल्टी बुलानी पड़ गई। अब मेरे को अंदर से इतना गुस्सा था, जिद थी, कि मैंने किसी के साथ बात करी। मैंने कहा ऐसे ऐसे कुछ हुआ है, तो मैंने इस बंदे से आखिरी इंस्टॉलमेंट अपनी वापस निकलवानी। एंड बिलीव मी गाइस, मैं घर घुस के भी निकलवा ले, मेरे पास इतनी बैकिंग थी, मेरे पास इतने गट्स थे
कि मैं अंदर हाथ डाल के भी ये पैसा अपना निकलवा लेता, कि मेरे पास कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स थे। फिर मेरे को घर वाले समझा रहे थे कि देख भाई, ये ना हो कोई पुलिस का केस बन जाए, कुछ हो जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, पुलिस में मैं देख लूँ, मेरे हैं कॉन्टैक्ट्स, मेरे को उस चीज की चिंता नहीं। क्योंकि बख्शीनगर थाने में मेरे जीजू के ब्रदर ने सर्व किया, ही इज राइट नाउ डीएसपी। और दो फ्रेंड्स जो हैं मेरे, वो खुद एसआई हैं। जो यहाँ का चौकी अफसर है वो मेरे फ्रेंड, मेरे एसआई फ्रेंड का बैचमेट है। मैंने कहा वो मैं देख लूंगा, कुछ नहीं होता। अब मैंने इनको बुलाना था यहाँ, मैंने इनको फोन भी करा, मैंने कहा तुम आओ। तो मेरी यही प्लानिंग थी कि मैं इस बंदे की स्कूटी रख, सच बता रहा हूँ, मैंने ये पूरी फील्डिंग करके रखी हुई थी। सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को ये बात, कि मतलब मैं मतलब अच्छे के साथ अच्छा हूँ। जब जहां लाठी उठानी पड़ती है मैं लाठी भी उठाता हूँ। मैंने यही सोचा था कि मैं चाबी किसी तरीके लेके अपने पास, मैंने कहा अब तूने जा, जिस थाने जाना तू जा। मैं कहा मैं बकायदा वहां जाके पेरेंट्स की रिकॉर्डिंग और पेरेंट्स की स्क्रीनशॉट्स दिखाता, कि पेरेंट्स ने, अब मेरे को अगर 3-4 बच्चे का नुकसान हो जाए, कि वो पेरेंट्स अपना बच्चा ना भेजें अगली बारी, कि सर आपकी फैकल्टीज जो है वो वॉलेटाइल है, या सर ये हो जाए कि सर आप जो है, अब नई फैकल्टी आई, वो बेचारे टेस्ट लेने आएंगे, उनको पैसा देना पड़े, मीरा साहब की फैकल्टी है, इतनी दूर से अगला इंसान आएगा। तो मैंने यही सोचा भाई, ये सारी जो मेरे नुकसान हो गए, ये तो मैं तेरी इंस्टॉलमेंट से पूरे करूँ। मैं आप लोगों के नोट्स बनाने बैठा होता बेटा, ध्यान से बात सुनना मेरी। सेक्रीफाइसेस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों के नोट्स बनाने बैठा हुआ था। मैंने 3 चीजों को यहाँ पे प्रायोरिटी दी और मैंने ये कैंसिल कर दी। 3 चीजों को मैंने प्रायोरिटी दी। मैंने कहा सुन भाई, तेरा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाएगा। जब तेरा मेंटल पीस डिस्टर्ब हुआ तो लॉ के नोट्स नहीं बना पाएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी मैंने लॉ की क्लास को, कि मैंने अपने बच्चे पढ़ाने हैं। अगर मैंने बच्चों से पैसा लिया हुआ है, ठीक है, और मैंने इससे, मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैंने इस बैच से अपना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता ही है फीसिस, वो आराम से कैलकुलेशन सारी कर ही सकते, ठीक है, कि मैंने इस बैच से अपना एक, जो भी मैंने टर्नओवर सोचा हुआ पूरे साल का, 20-30% मैंने पूरा कर लिया है ऑलरेडी। मैंने सोचा तेरे को एक 50,000 की, मैं अब मैं थोड़ा देसी लाया हूं, मैं तो 50,000 की सट लगी ना, तेरे को कुछ नहीं हो। दूसरी मैंने प्रायोरिटी दी अपनी वाइफ को। मैंने कहा मेरी वाइफ इस वक्त 6 मंथ शी इज गोइंग टू एंटर। अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी हुआ, मेरे को कोर्ट कचहरी या थाने के चक्कर लगाने पड़ गए, क्योंकि हो सकता है अगला इंसान चुप करके थोड़ा बैठेगा, अगर मैं कुछ करूंगा तो वो भी चुप थोड़ा करेगा। मैंने कहा मेरी वाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी इस वक्त, और मैं अपनी वाइफ को किसी भी तरीके का इस वक्त जो है वो मेंटल प्रेशर नहीं देना चाहिए। तीसरा मैंने प्रायोरिटी दी अपने माँ बाप को। मैंने कहा मेरे माँ बाप इस वक्त जो हैं, एज हो रही है, कुछ भी अगर इधर उधर हो गया मेरे पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाए। बेटा इन सब में मैंने पहली प्रायोरिटी अपने इस लॉ के सब्जेक्ट, कि अगर मेरा मेंटल पीस डिस्टर्ब हुआ तो फिर मैं बच्चों के नोट्स नहीं, और मैंने बच्चों से पैसा लिया हुआ, मैंने बच्चों का करियर, पैसा भी छोड़ो, मैंने अपने बच्चों का करियर अपने हाथ में लिया हुआ। इस वक्त आपका इंटर 50% मेरे पर डिपेंड करता है, आपकी लाइफ का 50% मेरे पर डिपेंड करता है। मैंने कहा अगर मुझे कुछ हुआ मेरे बच्चे खज्जल हो जाएंगे। आई ड्रॉप्ड दिस सारी प्लानिंग, और मैंने बोला छोड़, पर जान दे यार, कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। लॉन्ग टर्म में ऐसे बंदे नहीं चल पाते, और नालायक को पढ़ाना भी नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये है कि हाँ, एक्सपीरियंस जो मुझे मिल गया, अब जो नई फैकल्टी आई है उसके आगे तो मैंने ऐसे बात करी है, इस कॉन्फिडेंस से मैंने बात करी है, कि वो मेरे आगे जो है बोलते हुए भी दो दो बारी सोचता है। ज्यादा ही बेचारा ना डर जाए, आए ही ना। लेकिन ये है कि हाँ, काम करते करते जब आप बिजनेस हैंडल करते हो, आप जॉब करते हो ना बच्चे, आप बड़े बोल्ड हो जाते हो, आप फिर बहुत बोल्ड हो जाते हो। तो मेरी मदर मेरे को बोल रहे, कहते तू क्या कर रही है, तू पढ़ाने का काम है, ये है वो है, तो बच्चे हो जाएंगे तेरे कल को क्या। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे बच्चों को बोल्ड निकलना, दे शुड बी बोल्ड, कि भाई अगर कोई इस तरीके की हरकत कर रहा है उसको मैं छोड़ूंगा थोड़ा, उसको मैं छोड़ूंगा थोड़ा। इस वक्त मेरा एक बच्चे, मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, हो सकता है स्मृति के फादर जो है, मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो जानते हो, मुझे नाम नहीं पता, निगम मेहता नाम है, मेहता स्मृति, आपके पापा से पूछना।
ही इज अ वेरी ह्यूज लॉयर राइट नाउ ऑफ J&K एंड ही इज आल्सो एक्टिव इन बीजेपी। उनका जो बेटा है वो मेरा फ्रेंड है, निगम मेहता। बच्चे उनकी इतनी खतरनाक प्रैक्टिस है ना, ही इज द टॉप 3 टॉप 5 लॉयर्स ऑफ J&K। मैं वहां तक भी जा सकता, और बेटे के साथ तो मेरे बड़े अच्छे टर्म्स। मैं छोड़ यार, अब ये गिरा हुआ बंदा है कि इसने इतना तो सोचना था कि हाँ यार बच्चों बच्चों का तो एटलीस्ट सोचूं मैं। ही रिप्लाइड मी, बच्चे कौन से आते हैं? मैंने कहा सर एक बच्चा भी आएगा, अवेलेबिलिटी दो सर। मैंने आई सेड प्लीज टू हिम, मैं सर प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप आ जाइए। ही डिडंट कम। और मैं इतना बड़ा बेवकूफ था कि एक टाइम पे पहले ही सेड टू मी कि हाँ आपके पास बच्चे की पहली इंस्टॉलमेंट आ गई है ना 50%, अब मेरा 50% क्लियर करो। और मेरे फादर ने मेरे को उस वक्त रोका, कहते नहीं पैसा देना, तू तोड़ तोड़ के पैसा दे, क्योंकि तब समझ नहीं थी, तब पता नहीं। आपके भी केस में बड़ी बारी होगा, सीख लेके आगे चल पड़िएगा, अपना मेंटल पीस मत खराब करिएगा। आपका अपना काम खराब हो जाएगा। हमारी जर्नी बड़ी है बेटा, हमारी जर्नी बड़ी है, हमारे गोल बड़े हैं। मैं तब उस दिन आंसर दूंगा जिस दिन यहाँ पे पाठशाला में 100-200 बच्चा हो जाएगा और वो इंसान अपने सिर पे हाथ मारेगा कि मैंने क्या अपॉर्चुनिटी खराब कर। आइए देखें गाइस, आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बताता हूं अंदर की बात। 5.5 लाख रुपया जो है वो मनीष सर का बना था। 5.5 लाख रुपया मनीष सर का बना था। और अगर 10 महीने में अगर उनको डिवाइड करें सर, ऑलमोस्ट मैं उनको हर महीने 50 से 55 हजार का चेक देता था। 50 to 55,000। 20 साल घिसवाया है BSF स्कूल में, 20 साल घिसवाया BSF स्कूल में। कितनी सैलरी? 65,000। एक साल मेरे पास काम किया 2 घंटे, आई वॉज गिविंग हिम 50,000। कहां तक पहुंच जाएगा? 1 लाख, 1.5 लाख। आइए, मैं इस तरीके की बातें नहीं करना चाहता, मैंने किसी भी और बैच में ये बातें नहीं करी है और मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप बच्चों को समझा रहा हूं। समझिए मेरी बात। अपने सेक्रीफाइसेस, जब हम बोलते हैं ना हाँ ये छुट्टी कर ली, मैं बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप लोग प्लीज सेक्रीफाइसेस करें, आपको फायदा मिलेगा बेटा उस चीज। और मैंने इस साल से, मेरे को एक बच्चे ने बोला जो कश्मीर से, जिन बच्चों ने, सर हमने आपके पेज पे देखा है सर, फाउंडेशन के बच्चे आप पास करवा रहे हो। अब मेरा इस साल का गोल है, मैंने इंटर का बच्चा पास करवा के दिखाना, कि मेरे पेज पे आए कि हाँ भाई पाठशाला से इंटर का बच्चा भी पास। ठीक है बेटा, चलिए आइए जरा ये एग्जांपल पढ़ते हैं सर। बिजनेस नेचर का एग्रीमेंट है बट विदाउट इंटेंशन है। देखो बेटा कैसे। सर अश्विन सर का कोचिंग सेंटर है। सर तनिष्क ने एक कोचिंग सेंटर ओपन किया सांबा। एम आई क्लियर? सर ये एग्रीमेंट हो गया बिजनेस नेचर का, मेरे और तनिष्क के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ बिजनेस नेचर। अब सर तनिष्क ने क्या बोला, as coaching center is new of Tanish, he is not paying any dues to Ashwin sir. Ashwin sir started teaching in the coaching center of Tanish. मैंने कहा मेरा बच्चा है, मेरे हाथों से ही ग्रूम हुआ है, बच्चे को सपोर्ट करते हैं। मैंने क्लासेस लेना शुरू करी तनिष्क की वहां पे। मैंने, और मुझे भरोसा भी था, मैंने कहा यार मुझे पता है ना मेरा पैसा तनिष्क के सेंटर में कहीं पर भी डूबेगा। Am I clear? बात समझे कि नहीं समझे? अश्विन सर इज somehow supporting the venture of तनिष्क। Am I clear? हाँ जी भाई, है बिजनेस नेचर का एग्रीमेंट, लेकिन क्या हमारे बीच हम दोनों के पार्ट पे कोई इंटेंशन है कि हम एक दूसरे को कोर्ट में लेके जाएंगे? नहीं। स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि तनिष्क इज नॉट पेइंग मी। तो सर दीज आर एग्रीमेंट्स ऑफ बिजनेस नेचर बेस्ड। तो सर ऐसे एग्रीमेंट्स को क्या बोलते हैं? दीज आर एग्रीमेंट्स ऑफ, दीज आर एग्रीमेंट्स ऑफ बिजनेस नेचर बेस्ड ऑन ऑनर। ऑनर का मतलब क्या हो गया? रिस्पेक्ट। कि सर तनिष्क मेरी रिस्पेक्ट करता है और रिस्पेक्ट के चक्कर में वो कभी भी ये काम नहीं करेगा कि मैं अश्विन सर का पैसा। एम आई क्लियर? और मैं अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करता हूँ कि हाँ चलो यार मेरा भी टाइम था, मैंने कैसे स्टार्ट किया था, आज बच्चे हमारे शुरू कर रहे हैं तो बच्चों को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ। केस लॉ बेस्ड ऑन इंटेंशन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग, चलो ठीक है इंटर इंटर फाउंडेशन का थोड़ा सा मैं गैप समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी चीज बच्चे को जो है यहाँ पे ये इंटेंशन नहीं बताया गया। इंटेंशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं स्टैब्लिश हो सकता। और जो आप लोगों ने फाउंडेशन पे पढ़ा हुआ है, अब आप फाउंडेशन वालों, ठीक है, जब आप लोगों के मटेरियल में लिखा हुआ आएगा कि एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल नेचर आर नॉट
इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो सर वो क्यों लिखा गया ऐसा इन्फोर्सेबल बाय लॉ में कि सर वहां पर क्या होगा, वहां इंटेंशन नहीं होगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर में इंटेंशन आ जाए तो वो भी क्या हो जाता है बेटा, आपका इन्फोर्सेबल होके एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। समझ आई कहानी कि नहीं आई समझ? इज दैट क्लियर? अब सर ये आपके सामने है बेल्फोर वर्सेस बाल्फोर का बड़ा ही आपका पॉपुलर केस लॉ। ठीक है, आइए जरा देखते हैं बेटा, ये एक एक करके मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये सेलोन में रहते हैं दोनों कहीं, ठीक है, सिलोन सिलोन, ठीक है, ये होगी कोई कंट्री। सर ये मिस्टर बेल्फोर है। आई एम सो हैप्पी बिकॉज यू आर मैरिड टू, मैं आपको केस लॉ समझा रहा हूँ, जजमेंट अभी बताऊंगा बाद में। आई एम सो हैप्पी बिकॉज यू आर मैरिड टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ यू ऑल माई हार्ट। ठीक है, मिसेस बेल्फोर बड़ी खुश होगी, थैंक यू माई लव। सर ये घूमने आए इंग्लैंड, हाउ डू यू फील व्हेन कमिंग बैक टू इंग्लैंड? ठीक है, इट्स नाइस, होगी ये इंग्लैंड की, कह रहा है इसको तेरे को वापस आके यहाँ पे कैसा लग रहा है, आगे की कहानी सुन। सर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इन मैडम को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। रेस्ट एश्योर्ड, आई विल सेंड यू 30 पाउंड्स ए मंथ फॉर मेंटेनेंस पेमेंट अंटिल यू केम बैक टू सैलून, आई प्रॉमिस। इसने क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, क्या कर दिया, प्रॉमिस। एग्रीमेंट हुआ, कंसिडरेशन हुई, ठीक है, कंसिडरेशन क्या हुई सर कि उसको पैसा मिलता रहेगा, उसको बीवी का प्यार मिलता रहेगा, भाई वाइफ जिंदा रहेगी तभी प्यार मिलता रहेगा। ठीक है, आइए सर, इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट, इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट, आगे की कहानी सुनिए। आई नीड टू गो बैक टू सैलून फॉर वर्क। सर बंदे को वापस तो जाना था, काम धंधा तो करेगा, वरना 30 पाउंड कैसे भेजेगा, लेकिन सर इसकी नीयत बदल गई। इट वुड बी बेटर इफ आई एंड शी रिमेन अपार्ट, आई विल स्टॉप मेकिंग द पेमेंट्स। बीवी को यहाँ गुस्सा चढ़ गया, बीवी ने ठहर तेरी। बीवी वेंट टू द कोर्ट, I would like to sue him for keeping up with the monthly $30 payments. Mr. Balfour is under an obligation to support. अब देखो यहाँ पे हमारे जो हैं वो माननीय जज साहब ने क्या कहा। Mr. Balfour is under an obligation to support his wife. However, the husband's promise do not rise to the level of contract because the parties did not intend that they should be attended by legal consequences. हाँ जी भाई, था कोई लीगल इंटेंशन था तब उस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ सर, यानी कि अब क्या बात निकल के आई कि सर फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग देयर शुड बी इंटेंशन ऑफ एस्टैब्लिशिंग लीगल रिलेशनशिप। जजमेंट पढ़िए मेरे साथ बेटा नीचे। दीदी ने जजमेंट कहाँ कर दी यार, समझाया भी था, बार बार समझाया, जजमेंट डालना, जजमेंट डालना। आइए सर, मैं जरा जजमेंट पढ़ के देता हूँ आप लोग, ठीक है, मैं डलवा दूंगा यहाँ पे जजमेंट, मैं यहाँ पे जजमेंट डलवा दूंगा बेटा, पढ़िए जरा मेरे से। देखिए बेटा यहाँ पे सुनेगा, सुनिए सुनिए। इट वॉज हेल्ड दैट characteristics of agreement was purely and completely domestic in nature, सोशल नेचर के थे। सुनिएगा प्लीज प्लीज, मेरी बातों को सुनिएगा। इट वॉज हेल्ड दैट कैरेक्टरिस्टिक्स माने फीचर्स ऑफ एग्रीमेंट वॉज प्योरली ऑफ कंप्लीटली एंड डोमेस्टिक इन नेचर। लॉर्ड जस्टिस एटकिन, लॉर्ड जस्टिस एटकिन हेल्ड दैट व्हेन अ वाइफ एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट, जब वाइफ एग्रीमेंट में एंटर हुई थी पति के साथ, दे नेवर इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, उनके बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई भी इरादा नहीं। द एग्रीमेंट वाज आउट, द एग्रीमेंट वाज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द एग्रीमेंट वाज देयरफॉर द एग्रीमेंट वाज आउटसाइड द स्कोप ऑफ, एम आई क्लियर? रिजेक्ट हो गया केस वाइफ का, पति के फेवर में ये बात सुनाई। एम आई क्लियर? बात समझ आई कि नहीं समझ? ये बेटा ये इधर आगे पीछे हो गए बच्चे, ये देखो आगे पीछे हो गए। इट वॉज हेल्ड दैट characteristics of agreement was purely and completely domestic in nature. Lord Justice Atkin held that when a wife enters into an agreement, they were they never intended to create legal relationship. The agreement was outside the scope of agreement. ये मैंने ही एग्रीमेंट गलती से लिख दिया, द एग्रीमेंट वाज आउट, ये मेरी गलती है बेटा। द एग्रीमेंट वाज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एम आई क्लियर बच्चा? समझ आई मेरी बात कि नहीं?
इज इट क्लियर? ठीक है बच्चे, ये पेज जो है ये बाद में आना है, ये थोड़ा सा इन्होंने आगे पीछे पेज कर दिया, सब ठीक करवाऊंगा, आप चिंता ना करें। आप मेरे साथ यहाँ पर आए नेक्स्ट पेज, मेरे साथ आए आप लोग नेक्स्ट पेज पे। आइए, ये थोड़ा सा पेज नंबर का आगे पीछे हो गया, मैं आपको अभी इस पर। नेक्स्ट केस है बेटा आपका मैरिड वर्सेस मैरिड। एम आई क्लियर? सर इधर एक मिस्टर मैरिड है और एक उसकी वाइफ है मिसेस मैरिड। इन्होंने क्या लिया सर? एक जॉइंट हाउसिंग लोन। क्या लिया इन्होंने? जॉइंट हाउसिंग लोन। सर मिस्टर मैरिड लेटर इंडल्ज्ड इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल। ठीक है, ये एक बहुत चिंताजनक विषय है सर। ठीक है, मिस्टर मैरिड लेटर इंडल्ज्ड इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एम आई क्लियर? मेरी बात समझे आपकी नहीं? आगे की कहानी सुन सर, ये पेज नंबर थोड़े आगे पीछे। मिस्टर मैरिड लेफ्ट मिसेस मैरिड एंड हिज सन इन ऑर्डर टू लिव विद अदर वुमेन। एम आई क्लियर? इनका एक बेटा भी था, इनका एक बेटा भी था। मिसेस मैरिड बाइंड्स मिस्टर मैरिड विद एन एग्रीमेंट टू पे फॉर मेंटेनेंस। हाँ जी भाई। सर जब ये छोड़कर गया इसको, उसने बोला कि देख मेरी बात सुन, अब तो तू मेरे को छोड़ गया, अब तू दूसरी औरत के साथ तू रहना शुरू हो गया, मेरा क्या होगा? ये किस्तें कौन भरेगा? बेटे का कैसे खर्चा निकलेगा? तो उसने बोला हर महीने जो है मैं तेरे को तेरी मेंटेनेंस के लिए देता रहूंगा पैसा, सो दैट तू अपना खर्चा भी निकाल सके और घर का खर्चा भी, घर की इंस्टॉलमेंट भी पे कर सके। तो मिसेस मैरिड कहती ठीक है, तू रिटर्न में दे भाई, तेरा कोई भरोसा नहीं है, तूने पहले भी मेरे साथ धोखा किया, तेरा अभी भी कोई भरोसा। ठीक है, तो बच्चे मिसेस मैरिड बाइंड्स मिस्टर मैरिड विद अ रिटन एग्रीमेंट टू पे फॉर मेंटेनेंस सो दैट शी कैन पे द लोन एंड बेयर हर पर्सनल एक्सपेंस। सर मिस्टर मैरिड पेड द मेंटेनेंस टाइमली। चलो ये तो अच्छी बात हो गई। मिस्टर मैरिड ने क्या किया? अच्छा, और मिसेस मैरिड ने ये भी रिटर्न एग्रीमेंट में लिखवाया, ये भी रिटर्न एग्रीमेंट में लिखवाया कि ये घर जो है वो मेरा हो जाए। एम आई क्लियर? ठीक है, आई मिस्टर मैरिड पेड द मेंटेनेंस टाइमली एंड वंस loan got finished, he claims that house belongs to both of us, both of them। हाँ जी भाई, जॉइंट हाउसिंग लोन था, जॉइंट हाउसिंग लोन था, मुकर गया अपनी बात से। Mr. Marriott paid the maintenance timely and once loan got finished, he claims that house belongs to both of them। ठीक है सर, क्या हो गया? They had a dispute over that and matter went to the court। Sir, lawyer of Mr. Marriott proposed in court that written agreement between them is of social nature। हाँ जी भाई, बात उठा दी बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर वाली, कि इनके बीच में जो एग्रीमेंट है भाई वो तो सोशल नेचर का है, और सोशल नेचर की जो एग्रीमेंट्स में होता है वही बात उसने गलत गलत उठाई। विद नो इंटेंशन बिटवीन देम, एंड मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, लॉयर ऑफ मिस्टर मैरिड प्रपोज्ड इन कोर्ट दैट रिटन एग्रीमेंट बिटवीन देम इज ऑफ सोशल नेचर विद नो इंटेंशन दस नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। कहानी समझ आई कि नहीं समझ? एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? सर यहाँ पे ना जज साहब ने बड़ी ऐतिहासिक यहाँ पे डिसीजन दिया, इसकी जजमेंट ढूंढते हैं कि दीदी ने जजमेंट इसकी कहाँ डाली है। दीदी ने जजमेंट कहाँ डाली है? ये सर, मिस्टर मैरिट की अपील क्या हो गई? अनसक्सेसफुल। क्यों अनसक्सेसफुल हो गई? ध्यान से सुनिएगा कहानी। जज साहब ने बोला मेरी बात सुन, ओ मैरिट के वकील मेरी बात सुन, तू बेवकूफों वाली बातें मत कर, और तू बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का मेरे को तू कोई एग्जांपल मत दे, उसकी रेफरेंस मत दे। क्यों? अंश वापस आ। क्यों? सुनिएगा। क्योंकि सर वहां पर जब उनके बीच में एक एग्रीमेंट एस्टैब्लिश हुआ था, तो सर वहां पर सेपरेशन की, बस यही पॉइंट समझना, वहां पे किसी भी तरीके की सेपरेशन की बातें नहीं हो रही। बेल्फोर की बीवी ने ये नहीं सोचा था कि सेपरेशन हो रहा है हमारा, और चलो वहां पे सेपरेशन हुआ भी तो किसी और औरत की वजह से हुआ? सर नहीं हुआ। सर यहाँ पे तो जो मैरिड की बीवी है सर, वो तो बनी हुई है काली माता। वो बोलेगी मैं तो इसका
धड़ से सर ही अलग करूंगी धड़ से। तो यहां पे आपके जज साहब ने बोला कि जब हाउ कैन यू से कि देयर इज नो लीगल रिलेशनशिप। सर अगर वो अपने किसी भी बात से मुकरेगा, रिटर्न एग्रीमेंट में अपनी किसी भी बात से मुकरेगा, देयर इज लीगल रिलेशनशिप इनके बीच में। क्यों लीगल रिलेशनशिप क्यों है? बिकॉज दे आर इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। और बेल्फोर और बेल्फोर के बीच में जब एग्रीमेंट हुआ था तब वो किसी भी तरीके के सेपरेशन के प्रोसेस में नहीं। यानी कि सर moral of the story, any agreement during the process of separation will have the intention of complete legal relationship। पढ़िए मेरे साथ यहाँ पे जजमेंट देखिए क्या आई है बेटा। The court held that when parties are in the process of separation or separated, then presumption of intention then presumption of no intention, then presumption of no intention does not apply, then presumption of no intention does not apply। हाँ जी भाई, सोशल नेचर एग्रीमेंट में क्या प्रिजम्पशन करी जाती है कि किसी भी तरीके का इंटेंशन नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बोला गया, अगर मियाँ बीवी सेपरेट हो चुके हैं या सेपरेशन के प्रोसेस में हैं, तो सर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रिजम्पशन है, किस चीज की प्रिजम्पशन कि सर सोशल नेचर एग्रीमेंट में इंटेंशन नहीं होता, वो यहां पर फिर अप्लाई नहीं होगी। यानी कि अगर तो आप सर सेपरेशन के प्रोसेस में हो और आपका एग्रीमेंट चाहे सोशल नेचर का है, तो भी सर ये माना जाएगा कि सर आप दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश हो। इज दैट क्लियर? The arrangement was sufficiently enforceable and thus Mrs. Marriott was entitled to the matrimonial home entirely। matrimonial home मतलब जो उसको उसकी शादी के बाद। समझ आया कि नहीं आया सर मुझे बता दें। तो सर ये सारी पूरा लेक्चर मैंने सर किस पे निकाल दिया है? इंटेंशन पे निकाल दिया सर। पूरा लेक्चर अभी सम अप करूंगा बेटा ओपन बोर्ड पे। एक लास्ट की केस स्टडी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वही तनिष्क और मेरा वाला केस लॉ है बेटा। देखिए, रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन ब्रॉस। सर ऑनर क्लॉज, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बिजनेस एग्रीमेंट है लेकिन फिर भी इंटेंशन नहीं है। The agreement was not enforceable by law as parties never intended to create legal relationship despite being business agreement because it was because it was having honor clause। वहां पर क्या था सर? honor clause। Am I clear? समझ आया? Honor clause states that an agreement is binding in honor only, therefore not legally enforceable, therefore not legally। समझ आया कि नहीं आया सर? Is that clear or not clear? आइए सर जरा मैं सारा आपको समअप करवाता हूं सर। 2 मिनट के लिए बेटा ये लाइट ऑफ करो, फिर ब्रेक लेंगे इसके बाद। आइए बच्चे, तो सर क्या है यहाँ पे? इतनी जल्दी थक क्यों गए हो यार? 12:15 बजे तो क्लास शुरू हुई है। चलिए, तो सर क्या है यहाँ पे? सर कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस स्टैंड्स फॉर प्रॉमिस। क्लियर है? प्लस कंसिडरेशन प्लस, अच्छा बोथ द पार्टीज, कंसिडरेशन में याद रखना बोथ द पार्टीज, प्लस आपका क्या आ गया सर? इन्फोर्सेबल। कौन सी सेक्शन में है सर? सेक्शन 10 में। प्लस प्लस इंटेंशन। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे हैं? समझ आया कि नहीं आया? सारा का सारा प्रोसेस क्लियर है बेटा? कोई समस्या कोई परेशानी मेरे को बता दो। यहीं पे खाना, घर नहीं जा पाऊंगा आज टाइम। समझ आई मेरी बात कि नहीं? तो ये था सर आपका पहला लेक्चर। सारा मैंने बेसिकली ये 2 लेक्चर्स हैं, अपने आप बड़ा लेक्चर था 22 पेजेस का। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करेंगे, ब्रेक लेते हैं,
2:15 हम मिलेंगे, ठीक है। एट 2:15 विल बी मीटिंग अगेन। सर इट इज आपका 13:54, 20 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद मैं आपका लेक्चर 2 स्टार्ट करूँ। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चे, चल।